इसी वजह से ये लेवल 1 डंजियन में 250 दरवाजे हैं। पार्क पूछता है, अंडर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? हैन को भरोसा नहीं हो रहा कि पार्क को इतना थोड़ा पता है। वो बताता है कि जब से दरवाजे हर जगह दिखने लगे, सरकार सबको संभाल नहीं पाई, इसलिए उसने 12 सेक्टरों की सुरक्षा के लिए प्राइवेट मर्सेनरी क्लैंस को हायर कर दिया। गिल्ड बस एक प्राइवेट मर्सेनरी क्लैन है जो सरकार के लिए काम करता है और बदले में उसे डंजियन की डायमेंशनल एनर्जी प्रोसेस करने का राइट मिल जाता है। पार्क पूछता है कि क्या इसका मतलब ये टैक्स फ्री हंटिंग जोन बन जाता है, और हैन कहता है हाँ, बिल्कुल सही। पार्क सोचता है कि उसने सिर्फ क्लैन इसलिए चाहा था क्योंकि उसे अपने पैक के साथ हंटिंग मिस होती थी, लेकिन अब वो अपना खुद का जमीन भी क्लेम कर सकता है। हैन कहता है अपना खुद का डंजियन होना बढ़िया है क्योंकि इसे यूज करने के लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ती। पार्क कहता है कि उसके क्लैन का लक्ष्य गिल्ड बनना है। हैन पूछता है कि क्या हमें पहले मर्सेनरी टेस्ट पास करने पर फोकस नहीं करना चाहिए। वो सोचने लगता है कि क्या पार्क बस अंधाधुंधा एक्ट कर रहा है। थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्टर सेक्टर 5 में पोर्टल की इमेज दिखाता है और कहता है कि डंजियन के फटने से पहले बस 15 दिन बचे हैं। ये लेबिरिंथ टाइप डंजियन है, सबसे आसान वैरायटी जिसमें सबसे कम मॉन्स्टर्स होते हैं। नुकसान यह है कि मॉन्स्टर्स इतने कमजोर है कि वो इससे ज्यादा डायमेंशनल एनर्जी नहीं ले पाएंगे। यही व्याख्या का अंत है, लेकिन हैन को लगता है असली प्रॉब्लम कुछ और है। अगर वो सावधान नहीं रहे तो मेज में ही खो सकते हैं, इसीलिए ट्रैकिंग स्किल होने से आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पार्क कूली कहता है कि उसके पास एक है, जिससे हैन हैरान रह गया। हैन सोचता है कि क्या पार्क ने मर्सेनरी टेस्ट भी नहीं दिया था और फिर भी ट्रैकिंग स्किल सीख ली, जबकि ये बहुत महंगा स्किल है। वो सोचने लगता है कि पार्क जरूर अमीर फैमिली से है। इसी बीच वो साधु अभी भी पार्क के बगल में खड़ा ही है। हैन पूछता है कि उसके पास कोई जागृत क्षमता है क्या? वो आदमी चुप रहता है, जिससे दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो एक अजीब सा टूल निकालता है। सीन उसके फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है। मॉन्स्टर्स एक घर के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और उस पर धावा बोलते हुए उसे चीर-फाड़ कर साधु की ओर दौड़ते हैं। एक और साधु दरवाजा खोलता है और कहता है, शोर मत करो। म्यूकी जिन पूछती है, इतनी देर तक जागा कैसे रहता है तू? वो आदमी कहता है, प्रिस्ट को ले ले और तुरंत एरिया खाली कर दे। इसी वक्त उसके पीछे एक मॉन्स्टर दिखता है और वो उसे तुरंत मार देता है। वापस वर्तमान में वो आदमी डर के मारे दिख रहा है। हैन पूछता है, इतना डरा हुआ क्यों दिख रहा है तू? वो बताता है कि अब से हम लोग मार्क किए हुए टारगेट की ओर जा रहे हैं। सुपरवाइजर की लीड में टीम बनाकर डंजियन अटैक शुरू करेंगे। वो कहता है, आशा है सब पास हो और कोई फेल ना हो। जल्द ही सब लोग पोर्टल की ओर बढ़ते हैं। सोल्जर्स उन्हें बस से उतरने को कहते हैं और पूछते हैं, रेडी हो तुम लोग? अंदर एक बार उन्हें ऐसा दिखना है जैसे सुपरवाइजर नहीं है और नियमों का पालन करना है। हैन बताता है कि उसकी टीम सिर्फ 3 मेंबर वाली एकमात्र टीम है और पूछता है, अगर चीजें बिगड़े तो सुपरवाइजर सच में मदद करेगा क्या? वो आदमी उसकी बात को अनदेखा करके कहता है, चलो आगे बढ़ो। फिर पार्क पूछता है कि हान इतना नर्वस क्यों है और क्या वे पर्सनल वेपन्स यूज कर सकते हैं। सोल्जर हाँ कहता है। हान हैरान है कि मॉन के पास टेस्ट के लिए भी एक डायमेंशनल वेपन है। इसी बीच हर ग्रुप पोर्टल में एंट्री खत्म कर लेता है। फिर सोल्जर उन्हें सिग्नल देता है और टीम 15 अंदर चलती है। हान सोचता है कि पार्क हमेशा फर्स्ट क्यों जाता है, जिससे उसकी नर्वसनेस और बढ़ जाती है। वो उस पहले एरिया सिक्योर करने को कहता है, पर अचानक बात बंद कर देता है। वो समझता है कि शोर मचाने और पोजीशन में न रहने से शायद पहले ही पॉइंट्स लोस्ट हो गए हैं। और बुरा यह है कि शोर से मॉन्स्टर्स आकर्षित हो रहे हैं और एक तो पहले ही पार्क के सामने खड़ा है। सेकंड्स में ही पार्क उस पकड़ लेता है और मार डालता है। हान कहता है कि शोर मचाकर मॉन्स्टर्स को ट्रैप में लुभाना वाकई काम कर सकता है। वो पूछता है कि पार्क आगे बढ़ते हुए ट्रैकिंग कर रहा है क्या, पर हान एक ट्रैप पर कदम रख देता है और एरोस उन पर उड़ने लगते हैं। सीन कट करके दिखाता है एक ड्रैगन को गनफायर से ब्लास्ट होते हुए। मॉन्क लग रहा है कि पास के सारे मॉन्स्टर्स को वाइप कर दिया है। आंखों में आंसू लेकर हान माफी मांगता है और कहता है सब उसकी गलती है। फिर वो मॉन्स्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सीन वापस पार्क की फाइट पर आता है। पार्क को स्टाफ यूज करते देख हान कहता है, यार तू वाकई स्किल्ड है।
पर फिर हान एक और ट्रैप पर कदम रख देता है और वो नीचे वाले फ्लोर पर क्रैश हो जाते हैं। वापस का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे वो डंजियन में फंस जाते हैं। जब वो ऊपर देखते हैं, ओपनिंग पूरी तरह से सील हो गई है। हैन पैनिक हो जाता है, सोचता है कि यहीं पर उसके सारे सपने खत्म हो जाएंगे और वे वाकई नीचे मर जाएंगे। पर फिर उसे कुछ दिखता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सच में और भी मॉन्स्टर्स खींच लिए थे। भिक्षु जल्दी से माफी मांगता है और बताता है कि उसकी जागृत स्किल इस इलाके के हर मॉन्स्टर को उकसाती है। पार्क कहता है ये एकदम परफेक्ट है, वो तो बहुत आलसी था इन सबको ढूंढने के लिए। एक पल बाद वो किक मारता है और पिट से बाहर कूद जाता है। हैन हैरान रह जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि कोई इतना जोर से किक मार सकता है। पार्क कहता है उसे भिक्षु पसंद है और वो उसे अपने क्लैन में चाहता है, पर भिक्षु अभी भी कंफ्यूज्ड लग रहा है। फिर एक बड़ी वेव ऑफ मॉन्स्टर्स अंदर धड़के। पार्क बस बिना डर के उन पर टकटकी लगाता है। हैन अपनी ट्रैकिंग स्किल एक्टिवेट करता है और पास के सभी ट्रैप्स के साथ हर मॉन्स्टर को देख लेता है। वह तुरंत दौड़ना शुरू कर देता है, सोचता है कि वे पूरी तरह से सिक्सेड हो गए हैं। फिर भिक्षु अपना स्टाफ हैन की ओर इशारा करता है और कहता है कि पकड़ ले ताकि वह बाहर चढ़ सके। हैन कहता है अब इस सब का कोई मतलब नहीं बचा। यह मिशन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। पर जब वे उठते हैं तो उन्हें हैरानी होती है कि पार्क ने पहले ही पूरी स्वार्म को खत्म कर दिया है। हैन बस सोच सकता है कि यह पागलपन है। पार्क उन्हें कहता है कि साथ चलते रहे और उन मॉन्स्टर्स का ध्यान रखें जो अभी भी नीचे गिरे हुए हैं। वे उसकी लीड फॉलो करते हैं और अभी भी मूव कर रहे वाले को फिनिश कर देते हैं। भिक्षु हैरान है, सोच रहा है कि पार्क जानबूझकर ट्रैप्स से डॉज कर रहा है या फिर ट्रैकिंग भी इस्तेमाल कर रहा है। इसे समझा देगा कि वो इतनी फास्ट कैसे मूव कर रहा है, मॉन्स्टर्स को कटिंग डाउन करते हुए ट्रैप्स को उनके खिलाफ मोड़ रहा है। फिर मोनक ऊपर देखता है और नाया के पीछे एक मॉन्स्टर देखता है, इसलिए वह उसे अपने स्टाफ को स्केलेटन की तरफ फेंक कर बचाता है। उसके तुरंत बाद सिस्टम पार्क को 42 कन्क्वेस्ट पॉइंट्स देता है, जबकि वह अपना स्टाफ स्केलेटन की ओर फेंक रहा है। सिस्टम जब पार्क को 42 कन्क्वेस्ट पॉइंट्स मिलने की सूचना देता है, थोड़ी देर बाद सीन एजेंसी की ओर शिफ्ट हो जाता है। एक सोल्जर रिपोर्ट करता है कि एक टीम पहले ही डंजन से वापस आ रही है और दूसरा शॉक्ड है क्योंकि टेस्ट अभी मिनट्स पहले ही शुरू हुआ था। वो कहता है कि एक रन आमतौर पर 2 घंटे लेता है और सोचता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, लेकिन जवाब है कि ये टीम 20 है और सबके वाइटल 6 फाइन है। एक सेकंड बाद आदमी को कॉल आती है। वो जवाब देता है और सुनता है कि सुपरवाइजर पूछ रहा है कि वे इतनी फास्ट क्यों वापस आए। सोल्जर कहता है मिशन कंप्लीट हो गया है और उसे बताता है कि अगर समझना है तो वीडियो देख। वो जोड़ता है कि लेवल 1 डंजन में पार्क का परफॉर्मेंस जज करना मुश्किल है और उसने उसमें नया रिकॉर्ड सेट किया है। फिर सीन शहर की ओर मूव करता है। हैन एक लाइव स्ट्रीम शुरू करता है और कहता है कि वो अपने क्लेन के बारे में डेली स्ट्रीम्स करेंगे। एक व्यूअर पूछता है आज क्या है। हैन कहता है कि जैसे ही सुक्लैन का हाउस अपलोड होगा हम सब मिलके उसका वीडियो देखेंगे। फिर वो बताता है कि सबका डॉर्म कहाँ है। उसके बाद वो नायक की दादी के पास जाता है और उससे कहता है कि उसकी सब्सक्राइबर काउंट देख ले। परेशान होकर वो कहती है कि उसके पास करने के लिए बेहतर काम है और उसे गेट लॉस्ट कहती है, इससे पहले कि वो उसे स्लाइस कर दे। हैन चुप हो जाता है, सोचते हुए कि ये उसकी सामान्य बर्ताव नहीं है। वो आमतौर पर बहुत काइंड होती है। फिर वो मोनक के कमरे में पार्क के पास जाता है और स्ट्रीम पर मोनक को इंट्रोड्यूस करता है। कहता है उसका नाम म्योनगजिन है। वो उससे थोड़ा शब्द बोलने को कहता है। भिक्षु कहता है कि दुष्ट स्पिरिट अटैक में बहुत कुछ खो गया, लेकिन उसके पास अभी भी उसके सबसे बड़े डिसाइपल ने छोड़ी हुई क्लैरवॉयंस स्टाफ बची है। इसी बीच एक ट्रक आकर रुकता है और नायक का भाई पूछता है कि सब तैयार हैं क्या। फिर सब ट्रक की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक ड्रोन ऊपर से उड़ता है। पार्क पूछता है कि वो उड़ती चीज क्या है और क्या उसे नष्ट करना चाहिए। हैन हैरान रह जाता है। फिर वो बताता है कि वे एरिया 4 में गेट 30 की ओर जा रहे हैं और आज उनका क्लैन के तौर पर पहला डंजियन मिशन होगा। स्ट्रीम पर वापस हैन दर्शकों को याद दिलाता है कि उसकी जागृत स्किल वीडियो मेमोरी है, इसलिए उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। एक और भी बढ़िया वीडियो जल्द ही आने वाला है। कुछ देर बाद पार्क और बाकी लोग डंजियन में प्रवेश करते हैं।
हैन पूछता है कि क्या पार्क के पास कोई लॉन्ग रेंज स्किल है, और पार्क कहता है नहीं। हैन सोचता है कि बिना उस स्किल के वे चमगादड़ों को कैसे संभालेंगे। भिक्षु कहता है कि वो उस हिस्से को खुद संभाल लेगा। फिर वो एक तरह के ड्रम पर मारना शुरू करता है, जिससे एक बहुत तेज गूंज वाली आवाज निकलती है। सारा चमगादड़ का झुंड उनकी ओर दौड़ता है। हैन हैरान रह जाता है और पूछता है कि सब एक साथ क्यों निकल रहे हैं। चमगादड़ फिर भिक्षु की ओर झपटते हैं, जो फायर स्किल इस्तेमाल करना शुरू करता है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। एक विशाल चमगादड़ प्रकट होता है। फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि पार्क उसे आधा काट देता है। उसके बाद मिशन खत्म हुआ जैसा लगता है। पार्क कहता है गेट खुल गया है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा। तभी सीन मिसो के ऑफिस पर कट होता है, जहां वो भी एकदम सन्न दिख रही है। उसके साथ मौजूद आदमी कहता है कि वो तीनों जिस तेजी से एरिया 4 क्लियर कर रहे हैं, वो दिन के 20 डंजन्स भी खत्म कर सकते हैं और हर लेवल 1 गेट के परखच्चे उड़ा सकते हैं। वो अपना फोन निकालता है और उस स्ट्रीमर का चैनल फिर से चेक करता है। मिसो कहती है कि उसने पार्क को लाइमलाइट से दूर रखने के लिए बहुत मेहनत की थी, पर उसके गिल्ड मेंबर्स में से एक तो स्ट्रीमर निकला। वो इशारा करता है कि पार्क के वीडियोज रियल टाइम पॉपुलैरिटी में पहले ही तीसरे नंबर पर हैं, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये और भी बड़ा हो जाएगा। वो पूछता है कि क्या उन्हें अभी कोई एक्शन लेना चाहिए। मिसो कहती है कि उसे पहले से ही पता है। उसी वक्त वो दो लोगों के बीच की फाइट का फुटेज देख रही है, जिसमें एक बंदा बड़ी आसानी से जीत जाता है। स्क्रीन पर दिख रहा आदमी ली सुंग वू है, जो साउथ कोरिया में पैदा हुआ एक एसएस रैंक इरेगुलर है। मिसो वंडर करती है कि क्या होगा अगर वो टैलेंट बचाने के नाम पर पार्क के पास बहुत बेपरवाही से जाएं और अनजाने में एक दूसरा ली सुंग वू खड़ा कर दें। वो खड़ी होती है और उन्हें पार्क से कांटेक्ट की तैयारी करने को कहती है। वो उससे खुद मिलेगी। थोड़ी देर बाद कहानी वापस पार्क के घर पहुंचती है। हान पूछता है कि क्या मोंक को कहीं और नहीं जाना। पार्क पूछता है कि वो जाएगा भी कहां, क्योंकि अब उसका कोई मंदिर तो बचा नहीं है। जुनहो कहता है कि मोंक ने सियोल में एक मंदिर वाली फैमिली के साथ रहने की बात की थी, जो उस दिन बच गई थी। हान को चिढ़ता देख जुनहो कहता है कि उस बंदे को कम से कम एक दिन का रेस्ट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनका क्लैन अपना रैंक रिन्यू करने वाला है। वो ये भी बताता है कि क्लैन अकाउंट में पहले ही 140 मिलियन वॉन पहुंच चुके हैं, जिसे सुनकर हान की बोलती बंद हो जाती है। हान सोचता है कि उसने बस ब्लड क्रिस्टल्स कलेक्ट किए थे, फिर भी उसने 3 दिन में 20 मिलियन बना लिए। पार्क कुछ नहीं बोलता, जबकि हान लगातार बड़बड़ाता रहता है कि ये तो एकदम क्रेजी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो डोनेशंस की बाढ़ आ जाएगी। पार्क सोचता है कि अब उसके पास 30,000 से ज्यादा कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स हैं, जो हर तरह की स्किल्स खरीदने के लिए काफी हैं, इसलिए वो कहता है कि आज वो रेस्ट करेगा। खड़े होते हुए जुनहो कहता है कि वो अपने बेटे और दादी को पास के पार्क में ले जाएगा। दादी कुत्ते को खाना खिलाने में बिजी है। ये देखते हुए पार्क वंडर करता है कि क्या कुत्ते भी अवेकन हो सकते हैं। फिर वो अपने भाई को आवाज देता है और पूछता है कि क्या हर वक्त उस ट्रक को ठीक करते रहना सिरदर्द नहीं है। जुनो कहता है कि उसे तो ये भी समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करूं। पार्ट्स ढूंढना ही बहुत मुश्किल काम है और रिपेयर्स उसे थका देती हैं। पार्क पूछता है कि वो बस एक नई कार क्यों नहीं खरीद लेता। ये सुनते ही जुनहो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बाद में वो दोनों एक डीलरशिप पर मैनेजर से बात कर रहे होते हैं कि कौन सी कार ली जाए। सेल्समैन हर एक डिटेल समझाते हुए पकाया जा रहा होता है। पार्क बस पूछता है कि क्या उसके भाई को यह पसंद है और जुनहो तुरंत हां बोल देता है। बात पक्की होते ही पार्क कहता है कि वो कैश पेमेंट करेगा और पूछता है कि क्या वो इसे अभी ले जा सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी नई कार लेकर निकल जाते हैं। जुनहो बहुत एक्साइटेड है। वो कहता है कि ये अमेजिंग है और उसके पुराने वाले ट्रक से कहीं बेहतर है। पार्क कहता है कि पैसेंजर सीट भी बहुत सही है, उन्हें इसे पहले ही खरीद लेना चाहिए था। तभी जुनहो नोटिस करता है कि वो एरिया 34 की तरफ जा रहे हैं और पूछता है क्यों, क्योंकि वो जगह तो रिस्ट्रिक्टेड है। पार्क उसे याद दिलाता है कि उसने एक बार कहा था कि पैसे ना होने की वजह से वो अवेकन नहीं हो सका, तो आज वो उस चीज को ठीक करने वाले हैं। जल्द ही वो उस जगह पहुंच जाते हैं। वो पूरा इलाका तबाह हो चुके घरों से भरा पड़ा है। जुनहो को वहां का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और कुत्ता भी काफी डरा हुआ था। पार्क ने पूछा कि क्या कुत्ते को भी महक आ रही है,
क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि ये स्मेल एक गोब्लिन की ही है। जुनहो ने कहा कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है और पूछा कि क्या वो यहां से जा सकते हैं। पर पार्क गाड़ी से बाहर निकला और बोला कि वो बस अभी आया, तब तक वो कुत्ते के साथ यहीं रुके। फिर वो वहां से तेजी से निकल गया। जुनहो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। कुछ देर बाद सीन कहीं और शिफ्ट होता है। एक ग्रुप बैठकर पार्क और उसकी टीम के फुटेज देख रहा है। एक आदमी कहता है कि पार्क यूट्यूब पर तबाही मचा रहा है और एक इरेगुलर होने की वजह से उसके कॉम्बैट लेवल को नापना नामुमकिन है। दूसरे ने कहा कि अगर वो वाकई इतना स्ट्रांग है तो किसी असैसिन को हायर करना बेकार होगा। फिर भी वो उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसलिए उनमें से एक ने एरिया 4 के उन गिल्ड्स की लिस्ट मांगी जिनके पास रेगुलर स्पॉन्सर्स हैं। उसे शुई का नाम याद आता है, पर वो कहता है कि इस काम के लिए कोई और ज्यादा फिट रहेगा। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि उस बंदे से कांटेक्ट करो और वो जितने पैसे मांगे उस दे दो। थोड़ी देर बाद कहानी फिर से कट होती है और शहर में बारिश होने लगती है। वो बुजुर्ग औरत बाहर टहल रही थी और सोच रही थी कि उसे अभी कपड़े भी धोने हैं। तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है और कुछ लोग बाहर निकलकर पूछते हैं कि क्या वो सुकजा है। वो कहते हैं कि वो रिटर्नी डिपार्टमेंट से आए हैं और पार्क से मिलना चाहते हैं। वो औरत चुप रहती है। फिर सीन वापस जुनहो की कार पर आता है। तेज बारिश में वो कहता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और सोचने लगता है कि आखिर पार्क कर क्या रहा है। उसी पल कुत्ता अलर्ट हो जाता है। एक गोब्लिन बाहर कूदता है, पर कोई उसे तुरंत थेर कर देता है। तभी पार्क अपीयर होता है। उसके तुरंत बाद वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स वहां दिखना शुरू हो जाते हैं। पार्क अपने भाई को एक डैगर पकड़ाता है और उसे अपने पास रहने को कहता है जब तक वो उन्हें मार रहा है। पैनिक करते हुए जुनहो उसे रुकने के लिए कहता है। पार्क पूछता है कि वो हिचकिचा क्यों रहा है। जुनहो वंडर करता है कि क्या उसे वाकई अवेकन होना पड़ेगा। पार्क कहता है कि अगर वो कमजोर रहा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इन्हें जल्दी मारना होगा। तभी एक और गोब्लिन वहां आ जाता है। वो सीधा कुत्ते की तरफ झपटता है। पार्क कुत्ते को उसे काटने के लिए कहता है। कुत्ता गोब्लिन पर कूदता है और उसके हाथ को जकड़ लेता है, पर इतना काफी नहीं था। पार्क समझाता है कि कुत्ता अभी बहुत छोटा है, इसलिए अगर गोब्लिन कमजोर नहीं पड़ा तो कुत्ता मारा जाएगा। वो जुनहो को हेल्प करने को कहता है और उसे ऑर्डर देता है कि उसे मार डाले। फिर भी जुनहो की हिम्मत नहीं हो रही थी ये करने की। इसी बीच गोब्लिन कुत्ते को बस खाने ही वाला था। तभी जुनहो अचानक उस मॉन्स्टर की तरफ लपका। वो उसे चाकू मार देता है और कुत्ते को बचा लेता है, पर वो अब भी ढेर नहीं हुआ था। पार्क उसे करते रहने को कहता है तो जुनहो बार बार उस पर अटैक करता है। जब सब खत्म होता है तो उसका हाथ केचप जैसे गाढ़े खून से लथपथ था। वो अभी अभी जो उसने किया उसे देखकर बुरी तरह डर गया था। पार्क उस फिर से चाकू उठाने के लिए कहता है। जुनहो बोलता है कि उससे अब और नहीं होगा। पार्क वार्निंग देता है कि अगर उसने हंट नहीं किया तो शायद वो खुद मारा जाएगा। कुत्ता फिर से अलर्ट हो जाता है। एक और गोब्लिन सामने आता है। पार्क जुनहो को उसके पीछे आने और उन्हें खत्म करने को कहता है। उनके पास टाइम खत्म हो रहा है। हताश होकर जुनहो को वो वक्त याद आता है जब उसे बुली किया जाता था। उस वक्त पार्क ने उसे इग्नोर कर दिया था। उसने अपने भाई को अकेले सब झेलने के लिए छोड़ दिया था, पर अब चीजें बदल चुकी हैं। पार्क उसे हेल्प करने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है और जुनहो के एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं। आखिरकार वो इस सच को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो दोबारा डैगर पकड़ता है। वो कहता है कि वो हमेशा से ऐसा ही था। तभी वो गोब्लिन की तरफ लपता है और बड़ी आसानी से उस पर अटैक करता है। वो उस पर चिल्लाता है कि चुपचाप मर जा। फिर वो उसका चेहरा बीच से चीर देता है। उसके गिरने के बाद भी वो उस पर हमला करना बंद नहीं करता। जल्द ही सब खत्म हो जाता है और केचप जैसा लाल खून बारिश में बहने लगता है। जुनहो अब पूरी तरह बदल चुका है। उसके अंदर का डर अब गायब है और उसकी जगह एक खौफनाक लुक ने ले ली। तभी एक और गोब्लिन दिखाई देता है। जुनहो उसे स्पॉट कर लेता है और उसका अटैक ब्लॉक करता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, पर फिर भी जुनहो उसे मार डालता है। वो वापस खड़ा होता है और सोचता है कि ये फीलिंग वाकई काफी अच्छी है। ऊपर से पार्क अपने भाई को देख रहा है। वो ये देखकर हैरान है कि जुनहो का नया नाम बुचर है। पार्क कहता है कि उसका भाई इवॉल्व हो रहा है और ये थोड़ा क्यूट भी है। वो पूछता है कि क्या जुनहो पहले कभी किसी स्लॉटर हाउस में पार्ट टाइम काम करता था।
एक सख्त लुक के साथ जुन्हो मना कर देता है। पार्क उसे आवाज देता है और जुन्हो उसी डेंजरस लुक के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहां मॉन्स्टर्स की लाशों का ढेर देखकर वो कहता है कि वो थोड़ी देर रेस्ट करेगा। तभी सीन अवेकंड एसोसिएशन की तरफ शिफ्ट होता है। जुन्हो और पार्क केचप जैसे लाल खून में लथपथ वहां पहुंचते हैं। एक औरत उन्हें शॉक में घूरती है और पूछती है कि क्या हुआ। पार्क बताता है कि जुन्हो अभी अभी अवेकन हुआ है। वो उन्हें पहले शावर लेने, बीमारी के लिए चेकअप कराने और फिर तीसरी मंजिल पर डायमेंशनल एनर्जी रूम में जाने को कहती है। ऊपर जाते वक्त जुन्हो मीटर के बारे में पूछता है। पार्क कहता है कि ये डायमेंशनल एनर्जी नापता है और एफ रैंक के लिए रजिस्टर करने के लिए 100 से ऊपर का स्कोर चाहिए। उसे पहले सिर्फ 99 मिले थे, इसलिए वो फेल हो गया था। जुन्हो को अब भी समझ नहीं आ रहा कि वो पास कैसे हुआ। कमरे में डॉक्टर उसे मशीन पर लेटने के लिए कहता है। जुन्हो एक एनर्जी ऑर्ब की तरफ देखता है और उसका रिजल्ट सामने आता है 11 में से 1। डॉक्टर उसे उठने और एबिलिटी रूम की तरफ जाने को कहता है। फिर वो पूछता है कि क्या पार्क भी टेस्ट करना चाहता है। एक पल बाद पार्क मशीन पर लेट जाता है। जब वो ऊपर देखता है तो सिस्टम वार्निंग देता है कि कोई चीज उसे देख रही है और उसका डेटा रिकॉर्ड कर रही है। वो तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। उसके सामने एक 189 का नंबर दिखाई देता है। पार्क सन्न रह जाता है। वो औरत कहती है कि उसकी डायमेंशनल एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ी है, बिल्कुल वैसा ही जैसा रूमर्स में सुना था। पार्क पूछता है कि क्या ये मशीन वाकई एक्यूरेट है और इसे किसने बनाया है। वो कहती है कि जिस साइंटिस्ट ने इसे बनाया है वो अपना काम बखूबी जानता है। बाद में वही औरत उन दोनों के रिजल्ट्स लेकर आती है। उन्हें गिफ्ट के तौर पर एक फोन भी मिलता है और जुन्हो अब मर्सनरी टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर चुका है। जुन्हो जब ये सब देख रहा होता है तो पार्क उसे बधाई देता है। वो पूछता है कि क्या जुन्हो को मशीन के अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ। जुन्हो मना कर देता है कि उसे कुछ भी अलग नहीं लगा। पार्क सोचता है कि शायद जुन्हो उतना सेंसिटिव नहीं है। फिर वो पूछता है कि उसे कौन सी एबिलिटी मिली है। जुन्हो बताता है कि उसे डिकैपिटेशन यानी सिर कलम करने की स्किल मिली है। तभी उनका सामना चोई के ग्रुप से होता है। पार्क उसकी तरफ बढ़कर जाता है। चोई के बगल वाला बंदा सोचता है कि पार्क शायद अपनी मौत को दावत दे रहा है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि ये कौन है। पार्क गलतफहमी के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसे अभी भी सभ्य लोगों से बात करने की आदत नहीं हुई है। चोई रूखेपन से कहती है कि अब वो एक दूसरे से दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जैसे ही वो जाती है पार्क एकदम शांत हो जाता है। वो कहता है कि ये तो बड़े दुख की बात है। वो एक कैप्टन है पर उसकी पर्सनैलिटी एकदम बेकार है। तभी सीन कट होता है और सुहो क्लैन हाउस का नजारा दिखता है। मिसो उस बुजुर्ग औरत के साथ बैठी है जो कहती है कि वाइन का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त है। बूढ़ी औरत कहती है कि एक लड़की को इतने अच्छे से खाते हुए देखकर अच्छा लगा। वो आगे बताती है कि उसके पति ने ये वाइन 10 साल पहले बनाई थी, पर उसे चखने से पहले ही वो चल बसा। मिसो कहती है कि पार्क को आने में काफी टाइम लग रहा है। तभी कोई वहां पहुंचता है। जुन्हो नोटिस करता है कि वो लोग वापस आ गए हैं। मिसो पार्क की तरफ बढ़ती है और लड़का पूछता है कि वो आखिर है कौन। उसके स्टैट्स चेक करते हुए उसे पता चलता है कि वो रैंक ए और लेवल 2 पर है। पार्क पूछता है कि क्या वो रिटर्नी डिपार्टमेंट की कैप्टन है और वो यहाँ क्यों आई है। मिसो बताती है कि वो यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट करने आई है। वो पूछती है कि क्या उससे रिटर्नी का ऑफिशियल नाम पता है। पार्क मना कर देता है तो वो बताती है कि इसे ह्यूमन कोऑर्डिनेट कहते हैं। फिर वो पूछती है कि क्या वो एक रेड पोर्टल के जरिए अर्थ पर वापस आया था। वो समझाती है कि एक बार ऐसा होने पर कुछ खास कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। इसका मतलब है कि वो पोर्टल दोबारा अपीयर हो सकता है और दोनों तरफ आने जाने के लिए एक ब्रिज पोर्टल खुल सकता है। पार्क को रियलाइज होता है कि इससे वो अपने दोस्तों को ढूंढ पाएगा। मिसो कहती है कि अवेकंड डिपार्टमेंट को लगता है कि ये प्लैनेट शायद नया 4th प्लैनेट हो सकता है। अगर ये सच है तो साउथ कोरिया अकेला ऐसा देश होगा जिसके पास वहां का पोर्टल होगा। पार्क पूछता है कि पोर्टल कब बनेगा। मिसो कहती है कि इसमें कम से कम 99 दिन लगेंगे। तो पार्क पूछता है कि उसे उससे क्या चाहिए। वो उससे कहती है कि जब तक पोर्टल दिखाई न दे वो खुद को छिपा कर रखे। कंफ्यूज होकर वो पूछता है कि क्यों। मिसो कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो दूसरा लीड डंजन बन जाए।
पार्क को कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन है, इसलिए वो पूछता है। वो समझाती है कि वो अब दुनिया का नंबर 1 है और ओरिजिनली कोरिया से ही था। शुरुआत की बड़ी तबाही के दौरान गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन के नाम पर रिटर्नियों को बंद कर दिया था, पर उस वक्त उन्हें इरेगुलर्स के बारे में कुछ खास पता नहीं था। इसलिए सियाकवू, जो एक रैंक डी अवेकंड के तौर पर लौटा था, आसानी से भाग निकल। वो कहती है कि टोक्यो के वो सारे 9000 गेट्स उसी की वजह से हैं। फिर पूछती है कि क्या पार्क को डायमेंशनल इंडस्ट्री के बारे में पता है। अगर उसके बाहर रहते हुए पोर्टल खुल गया तो कोरिया को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पार्क पूछता है कि इसके बदले उसे क्या मिलेगा। मिसो कहती है कि वो कुछ भी मांग सकता है। पार्क सुहो गिल्ड के लिए प्रमोशन और एक एक्सक्लूसिव टेरिटरी मांगता है। कमरे के दूसरी तरफ से हान सब कुछ सुन रहा है। लिखते हुए मिसो पूछती है कि क्या उसे और कुछ चाहिए, और पार्क पूछता है कि क्या उसे पता है कि पोर्टल्स कब दिखाई देंगे। वो कहती है कि डायमेंशनल एनर्जी डिसरप्शंस के एक टॉप स्पेशलिस्ट को भेजा जाएगा और वो उनकी सबसे बेस्ट एजेंट है। तभी पार्क को वो वक्त याद आता है जब उसने चोई से पूछा था कि क्या वो उसके साथ बच्चे पैदा करना चाहती है। मिसो पूछती है कि क्या वो वाकई इस तरह के मजाक कर रहा था। पास में देख रहा एक आदमी वंडर करता है कि वो इतना स्ट्रांग रिएक्ट क्यों कर रही है। चिड़ी हुई चोई कहती है कि इस बात के लिए तो पार्क को जेल में डाल देना चाहिए था। मिसो वहां पहुंचती है और पूछती है कि क्या चल रहा है। चोई कहती है कि उसका मूड खराब है, इसलिए मिसो उसे अकेला छोड़ दे। जब पूछा गया कि उसे क्या चाहिए तो मिसो ने कहा कि उसे एक मिशन के लिए चोई की जरूरत है। पेपर्स चेक करते हुए चोई पूछती है कि उसे ही क्यों चुना गया। मिसो कहती है कि डिटेक्शन में चोई टीम में सबसे बेस्ट है, इसलिए वो ही सही चॉइस है। वो पूछती है कि क्या होगा अगर शहर के बीचों बीच कोई पोर्टल खुल जाए, खासकर वो जो किसी अनजान प्लेनेट पर जाता हो। चोई कहती है कि वो तो धरती पर नरक जैसा मंजर होगा। मिसो उसे बताती है कि अगर उसे डायमेंशनल ब्रीच का जरा भी साइन मिले तो वो तुरंत पार्क को लेकर वहां से निकल जाए और तब तक उसके साथ ही रहे। वो पक्का करती है कि चोई को सब समझ आ गया है, फिर वहां से चली जाती है। इरिटेट होकर चोई बड़बड़ाती है कि एक दिन वो इस सब की वजह से जॉब छोड़ देगी। तभी सीन पार्क के घर की तरफ कट होता है। चेरनो पूछता है कि पार्क इतने अच्छे मूड में क्यों है। हैम बताता है कि उन्होंने अपने क्लैन को प्रमोट करने वाला टेस्ट पास कर लिया है और आज से वो लेवल 2 डंजन्स में जा सकते हैं। पार्क कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है। चेरनो आगे जोड़ता है कि लेवल 2 डंजन्स में जाने के लिए उन्हें रैंक पी ग्रुप में होना चाहिए, पर उनके पास अभी उतने लोग नहीं हैं, तो शायद उन्हें अभी लेवल 1 डंजन्स तक ही रहना चाहिए। हैम मान जाता है, पर कहता है कि पार्क के साथ होने पर लेवल 2 डंजन्स भी आसान होंगे। पार्क कहता है कि वो पहले लेवल 1 डंजन से पैसे कमाएंगे, फिर स्किल बुक से और भी स्ट्रांग बनेंगे। उसके बाद वो अटैक टीम्स तैयार करेंगे और जरूरत पड़ने पर और मेंबर्स को रिक्रूट करेंगे। जल्द ही मोक अपना इंट्रोडक्शन देता है। सब उसे ग्रीट करते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने खाना खा लिया है। मोक कहता है हाँ, और ये भी कि वो लोग आज ही निकल रहे हैं। तभी सीन कट होता है और लाइन से खड़ी कई कारें दिखाई देती हैं। पूरा ग्रुप पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है। उनमें से एक आदमी दूसरी तरफ देखता है और उसे कुछ नोटिस होता है। वो पार्क के ग्रुप को स्पॉट कर लेता है। फिर वो पास जाकर पार्क को ग्रीट करता है और कहता है कि काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। वो उन दोस्तों के बारे में पूछता है जिनके साथ पार्क पहले घुमा करता था, पर तभी अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। पार्क कंफ्यूज दिखता है। वो बंदा कहता है कि उसके दोस्त ठीक हैं और पार्क पूछता है कि वो एक डे ग्रुप के साथ क्यों है। तभी उस आदमी के टीममेट्स उसे चलने के लिए आवाज देते हैं, तो वो कहता है कि उसे अब निकलना होगा। मोक पूछता है कि वो कौन था, तो पार्क बताता है कि वो लोग पहले साथ में डंजन क्लियर किया करते थे। फिर वो सबसे कहता है कि छोड़ो ये सब और अंदर चलो। इसी बीच एक अजनबी पार्क के ग्रुप को पोर्टल की तरफ जाते हुए देख रहा है। वो शायद मुस्कुरा रहा है। दूसरे आदमी का ग्रुप भी अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है। चलते हुए वो सोचता है कि वो ये बात एडमिट नहीं कर पाया कि उसका क्लैन पूरी तरह बिखर चुका है। दो लोग जिन्हें वो कभी अपना टीममेट कहता था, मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना बनाकर छोड़कर चले गए। ऐसी कहानियां तो आम है। जब कोर मेंबर्स छोड़ देते हैं तो गिल्ड गिर जाती है और एक लेवल 0 क्लैन उतनी ही तेजी से गायब हो जाता है जितनी तेजी से बना था। एक ऐसी जॉब में जहां एक छोटी सी गलती का मतलब मौत है, वहां स्ट्रेस आखिरकार लोगों को तोड़ ही देता है।
इसीलिए जिन मर्सिनरीज का कोई क्लैन नहीं होता वो अक्सर डंजन रेड के लिए डे ग्रुप्स बना लेते हैं। तो वो खुद से कहता है कि इस भीड़ में कम से कम एक इंसान तो ऐसा होगा जो उसका असली साथी बन सके, और इसी वजह से वो अब एक फ्रेश स्टार्ट करने वाला है। इसके तुरंत बाद सीन शिफ्ट होता है जहां सू अपनी मोटरसाइकिल चला रही है। वो कहती है कि वो सुबह से ही उसी तरफ जा रही है। मीसा उसे बताती है कि वो लोकेशन सेंड कर देगी। फिर सीन वापस पार्क के डंजन पर आ जाता है। मॉन्स्टर्स की बड़े आराम से धुलाई हो रही है। हान एक्साइटेड होकर कहता है कि स्किल बुक से जो स्किल उसे मिला है वो वाकई अमेजिंग है। पास ही जुन्हो मॉन्स्टर्स पर लगातार टूट पड़ा रहा है। अचानक एक मॉन्स्टर उसके पीछे से आता है, पर जुन्हो उसे पकड़कर ढेर कर देता है। हान यह देखकर शॉक हो जाता है कि किल करने के बाद जुन्हो स्माइल कर रहा है। ऊपर से पार्क ये सारा नजारा देख रहा है। वो कहता है कि ये तीनों अकेले ही काफी लग रहे हैं। तभी पेड़ों के बीच से एक लाइट चमकती है। एक दूसरा हंटर पैनिक में भागता हुआ आता है, जिसके पीछे मॉन्स्टर्स पड़े हैं। पहले वाला आदमी उसकी मदद करने पहुंचता है, पर चीजें सही नहीं जा पाती। वो पूछता है कि उस बंदे ने उस पर फायर बॉम्ब क्यों फेंका। एक पल बाद एक और टीममेट को मॉन्स्टर पकड़ लेता है और ऐसा लगता है कि वो उसे खा गया। जमीन पर गिरा लड़का कहता है कि टीम पहले ही बिखर रही थी। वो पार्क के ग्रुप को देखकर काफी जल रहा है। फिर भी वो हार मानने से मना कर देता है और वापस खड़ा हो जाता है। हान कहता है कि अब उसकी स्पीड बढ़ गई है और वो पहले से कम थकता है। पार्क उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि अब से वो टीम्स में डिवाइड होकर अटैक करेंगे। तभी एक आदमी पास आता है और पूछता है कि क्या वो सुवो क्लैन से है। लड़का पूछता है कि वो कौन है। अजनबी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो बी की गिल्ड से चोई म्यूंग वू है। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वो देश की टॉप 20 रैंक वाली एक फेमस गिल्ड है। वो कहता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है कि वो सुवो क्लैन वाले हंटिंग एरिया में ही आ गए, इसलिए वो उन्हें एक गिफ्ट देना चाहता है। चूंकि ग्रुप ने अभी रैंक अप किया है तो उन्हें लेवल 2 डंजन का एक फ्री पास मिल सकता है। हान एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ऐसे एक टिकट की कीमत लगभग 1 करोड़ वॉन होती है। म्यूंग वो पूछता है कि क्या वो अभी चलना चाहते हैं, पर वो सोचते हैं कि क्या उन्हें पहले तैयारी नहीं कर लेनी चाहिए। वो उनसे कहता है कि टेंशन मत लो, प्लान्स पहले से सेट है और गियर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हान पार्क को बताता है कि इस लेवल का सपोर्ट मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सुवो दूसरों से कहता है कि वो लेवल 1 डंजन में ही रहकर टीम वर्क पर ध्यान दे, जबकि वो अकेले लेवल 2 वाले में जाएगा। ये सुनकर वो आदमी एक चालाकी भरी स्माइल देता है। सुवो का ग्रुप उसकी बात मानने के लिए एग्री कर जाता है। फिर म्यूंगवू उस यंग लड़के को अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। रास्ते में वो बताता है कि वो पोर्टल 47 यूज करने वाले हैं। सुवो कहता है कि उसे आसपास कोई मर्सिनरीज नहीं दिख रहे, तो वो आदमी समझाता है कि ये पोर्टल हाल ही में खुला है। वो आगे कहता है कि एंट्री का सारा पेपर वर्क पहले ही हो चुका है, तो लड़का सीधे अंदर जा सकता है। वो ये भी कहता है कि अगर सुवो क्लैन उनका पोर्टल यूज करना जारी रखे तो उसकी गिल्ड को काफी अच्छा लगेगा। प्रोटागोनिस्ट कहता है कि उस बस वो पोर्टल्स पसंद है जो पास में हो। जब वो पहुंचते हैं तो कोई म्यूंगवू को बताता है कि सब कुछ रेडी है। एक सोल्जर स्ट्रेटेजी नोट्स और एक सर्वाइवल किट थमा देता है। अंदर जाने से पहले प्रोटागोनिस्ट पीछे मुड़कर कहता है कि बाहर आने पर वो खाना खाएंगे। म्यूंगवू हाथ हिलाता है और उससे कहता है कि जल्दी बाहर आना ताकि वो ड्रिंक्स के लिए जा सके। फिर लड़का अपना हेलमेट एक्टिवेट करता है और पोर्टल के अंदर कदम रखता है। उसके ठीक बाद एक मोटरसाइकिल सवार वहां पहुंचती है। वो गाड़ी पार्क करती है, अपना हेलमेट उतारती है और पूछती है कि क्या सुवो पहले ही अंदर जा चुका है। आदमी कहता है हाँ और पूछता है कि वो कौन है। चोई पोर्टल की तरफ भागती है और कहती है कि वो सुवो क्लैन के साथ है और वो भी अंदर जा रही है। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुरा देता है। म्यूंगवू दूसरे बंदे को बताता है कि हर इंसान के 2 बिलियन लगेंगे, तो वो बंदा पूछता है कि रेट इतना हाई क्यों है जबकि ये कोई मर्डर भी नहीं है। म्यूंगवू कहता है कि उन्हें उल्लू बनाना तो आसान था, पर रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि लड़का फेमस है। फिर वो औरत पोर्टल में एंटर करती है। इससे पहले वो पार्क के ग्रुप से मिली थी और पूछा था कि वो कहाँ है। उनके समझाने के बाद वो उस यंग लड़के को पकड़ने के लिए तेजी से निकल गई।
उसने मिसो को बताया कि वो दूसरे पोर्टल की तरफ जा रहा है और वो उसके पीछे जा रही है। मिसो ने तब चोई को उसके साथ अंदर जाने और पर्सनली उसकी एबिलिटीज कंफर्म करने को कहा। चोई ने कहा कि लेवल 2 डंजन में देखने लायक कुछ खास नहीं है और उसने वैसे कपड़े भी नहीं पहने हैं। मिसो ने याद दिलाया कि उसने ब्रेसलेट तो पहले से ही पहन रखा है। लड़की ने जवाब दिया कि उसे अपने अभी वाले कपड़े ही पसंद है। मिसो ने कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी डैमेज के लिए वो उसे डबल बोनस देगी। चोई ने पूछा कि क्या उन्हें वाकई इतना आगे जाने की जरूरत है। मिसो ने पूछा कि क्या सुहो को पकड़ना जरूरी नहीं था। राइडिंग के दौरान लड़की कहती है कि मिसो ने उसे बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही सेट है। मिसो ने जवाब दिया कि गारंटी देना तो बस बेसिक बिजनेस है। वापस प्रेजेंट में चोई पोर्टल के अंदर कदम रखती है। दूसरी साइड पहुंचकर सुहो कहता है कि ये जगह कुछ अलग फील हो रही है। तभी वो नोटिस करता है कि कोई और भी अंदर आ रहा है। अगले ही सेकंड चोई वहां अपीयर होती है। वो उसे अपनी आंखें बंद करने को कहती है क्योंकि ट्रिप के दौरान उसके कपड़े गायब हो गए। एक सेकंड बाद वो अपना ब्रेसलेट यूज करती है और एक नया आउटफिट आ जाता है। वो बड़बड़ाती है कि उसे ट्रिपल पे मांगनी चाहिए थी। फिर उसे रियलाइज होता है कि लड़के ने सब कुछ देख लिया है। चिढ़कर वो उसे याद दिलाती है कि उसने उसे ना देखने के लिए कहा था। फ्लैशटर्ड होकर सुहो कहता है कि उसे ब्रेसलेट पसंद आया और पूछता है कि क्या यह इन्वेंट्री की तरह काम करता है। वो उसे इग्नोर करती है और पूछती है कि वो कितनी देर से देख रहा था। सू सोचता है कि उसने भी तो उसे पहले नंगा देखा था, तो अब हिसाब बराबर हो गया है। फिर वो पूछता है कि वो इतनी दूर यहां क्यों आई है। जोई कहती है कि वो वहां उस पर नजर रखने के लिए आई है। सुहो कहता है कि मुझे लगा था वो किसी कॉम्पिटेंट बंदे को भेजेंगे। चिढ़कर वो चिल्लाई कि वही सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है। लड़के ने कहा कि उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जोई ने कहा कि वो सिर्फ इसलिए ऐसी दिख रही है क्योंकि वो बहुत जल्दी में थी। प्रोटैगोनिस्ट ने कहा कि वो रुक सकती है, पर बेहतर होगा कि वो उसके शिकार को हाथ न लगाए। उसने उसे यकीन दिलाया कि वो बस ये देखने आई है कि वो सच में कितना स्ट्रांग है। फिर उसने कहा कि लगता है उनकी वेलकम पार्टी आ गई है। उनके सामने एक बहुत बड़ा क्रीचर खड़ा था। चोई ने कहा कि वो लकी है जो उसे सीधे बॉस मिल गया। सुहो ने उसे करेक्ट किया, यहां 4 बॉस है। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो गई। तभी 3 और मॉन्स्टर्स आने लगे। चोई ने कहा कि लेवल 2 डंजन के हिसाब से ये बात बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। प्रोटागोनिस्ट ने उसे बताया कि ये लेवल 2 डंजन नहीं है और पूछा कि क्या उसने अंदर आते वक्त नोटिस नहीं किया। जोई ने कहा कि ब्रेसलेट के बैरियर की वजह से वो नोटिस नहीं कर पाए। मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ते हुए सुहो ने उसे फिर से वार्निंग दी कि वो बीच में टांग ना अड़ाए। तभी एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। चोई बस देखती रह गई। वो सोच रही थी कि ये कैसी क्रेजी स्पीड थी। प्रोटागोनिस्ट ने एक ऑर्क को हेडबट मारा और उसे उड़ा दिया। फिर उसने ऑर्क की कुल्हाड़ी छीनी और उसका सिर काट दिया। एक दूसरा ऑर्क उसकी तरफ लपका, पर सुहो ने कुल्हाड़ी सीधे उसके सिर में दे मारी। वो तीसरे वाले से बचकर भागा, एक बेल पकड़ी और ऑर्क की नजरों से ओझल हो गया। जब वो कंफ्यूज्ड है, वो ऊपर से क्लोज इन करता है। डंजन के बाहर मैंगू फोन पर है। वह कहता है कि वे पहले ही पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहां से यहां तक एस रैंक्स भी एस्केप नहीं कर पाए। इसी बीच लड़का मॉन्स्टर के सिर पर स्मेश मारता है, जिससे चोई हैरान रह जाता है। आखिरी ऑर्क उसके सामने आता है। सुहो मुस्कुराते हुए कहता है कि डंजन का लेवल मायने नहीं रखता अगर वो अंदर सबको मार सके। वह अटैक डॉज करता है और एक क्लीन किक मारता है। जोर से ऑर्क पेड़ की शाखा में धकेल दिया जाता है। वो इम्पेल हो जाता है और उसे 32 कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स मिलते हैं। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि यह जगह एक गोल्ड माइन है। फिर वह चोई को कहता है कि इधर उधर खड़ा मत रहे, ब्लड क्रिस्टल्स कलेक्ट करने में मदद कर। वो सोचती है कि इरेजुलर होने के बावजूद उसका एक्सपीरियंस मुश्किल से ही एफ रैंक के बराबर होना चाहिए। फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के हंट और किल करता है। इससे उसे सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वह असल में किस तरह का इंसान है। फिर वह सर्च एक्टिवेट करती है। जब वह लूट इकट्ठा कर रहा है, लड़का कहता है यहाँ के ब्लड क्रिस्टल्स भी बड़े हैं, लेकिन चोई उसे बताती है कि अभी ऐसा टाइम नहीं है। सुहो पूछता है क्यों नहीं। वह समझाती है कि 4 ऑर्क मारने के बाद भी गेट अभी तक नहीं खुला और सप्लाई बैग में सिर्फ पत्थर ही है। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि वह अभी भी इसे
ब्लड क्रिस्टल्स ले जाने के लिए यूज कर सकता है। चोई कहती है कि यह डंजन कम से कम लेवल 4 है और साथ मिलकर भी जीवित बाहर निकलना मुश्किल होगा। फिर लड़का समझता है कि मैमू ने झूठ बोला और उसे फ्री में लेवल 4 डंजन में भेजा। पैनिक करने की बजाय वो चिल्लाता है कि बाहर निकलते ही वो उस लड़के को कुछ बहुत बढ़िया खरीद देगा। चोई तय करती है कि लड़का पूरी तरह इडियट है। उसी समय पांचवा ऑर्क उसके तरफ चार्ज करता है। वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर उसे बहुत देर से याद आता है कि वो अपनी स्वॉर्ड मोटरसाइकिल पर ही भूल गई है। लकीली सुहो बीच में कूद पड़ता है और उसे बचा लेता है। वो उसे रिलैक्स करने को कहता है। वो स्ट्रांग है, भले ही वो पहले और भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। तभी चोई को कुछ और फील होता है और फिर जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। वो अपनी क्लेयरवॉयंस यूज करती है और देखती है कि बहुत सारे क्रीचर्स पास आ रहे हैं। चोई कहती है कि ये एक ऑर्क स्क्वाड है। वो चारों तरफ से घिर चुके हैं और उनके साथ एक वॉर चीफ भी है। सुहो ने कहा था कि मोक मिशन खत्म हो गया, पर शिकार तो आते ही जा रहे थे। ऑर्क्स भेड़ियों पर चढ़कर हमला कर देते हैं, जिससे वो थोड़ा ऑफ गार्ड हो जाता है। उसने चोई को उन्हें हाथ न लगाने के लिए कहा। वो सब उसके थे। चोई ने अपनी शील्ड आगे कर ली। सुहो ऑर्क्स के सिर उड़ाता जा रहा था। फिर चोई ने अपनी इन्वेंटरी से स्वॉर्ड निकाली और एक मॉन्स्टर को ढेर कर दिया। फिर भी वो विश कर रही थी कि काश उसके पास उसकी असली ब्लेड होती। तभी सुहो वहां आ गया और उसे उसके शिकार से दूर रहने को कहा और फिर से ऑर्क्स के सिर काटने में लग गया। पर तभी उनमें से एक ने उसे क्लब से जोर से मारा। वो ऑर्क वॉरचिफ था। सुहो तुरंत वापस खड़ा हो गया और पूछा कि क्या ये चीज बॉस है। उस क्रीचर ने उस पर हमला करके जवाब दिया। सुहो ने डॉज किया और अपनी नाइफ उसके अंदर घुसा दी। चोई सोचने लगी कि क्या गेम ओवर हो गया, पर वो ऑर्क अभी भी खड़ा था। दूसरी तरफ मिसो ने पूछा कि क्या चोई सुहो के पीछे गई है, पर उन दोनों के फोन सिग्नल अलग जगहों पर थे और 1 घंटे से हिले भी नहीं थे। उसे पक्का यकीन था कि वो साथ है और उस लगा कि वो शायद रेस्ट करने और अपना गियर सेट करने के लिए रुके होंगे। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि सुहो अपना फोन कार में भूल गया था और चोई ने अपना मोटरसाइकिल पर छोड़ दिया था। मिसो ने उन्हें चोई को किसी और तरीके से ट्रैक करने को कहा और पता चला कि वो एक नए खुले लेवल 5 डंजन के अंदर थे। मिसो सोचने लगी कि वो वहां क्या कर रहे हैं और उसने डीजीबी गिल्ड पोर्टल संभालने वाले बंदे को तुरंत कॉल करने को कहा। वापस डंजन में सुहो को एक तरफ फेंक दिया गया, जबकि ऑर्क्स उसे चारों तरफ से घेर रहे थे। वो धीरे से बोला कि सीन काफी टफ होता जा रहा है। फिर वो ऊपर उछला, एक ऑर्क को दबोचा, उसकी कुल्हाड़ियां ली और उन्हें दूसरों की तरफ फेंक दिया। तीरों की बारिश होने लगी और चोई ने उन्हें डॉज तो किया, पर वो फिसल गई। मॉन्स्टर्स उसे खत्म करने के लिए झपटे, पर उसने एक डिफेंस बॉम्ब यूज किया और उनमें से कईयों को उड़ा दिया। वॉरचीफ का अटैक लगने ही वाला था कि सुहो ने उसे खींचकर बचा लिया। चोई ने पूछा कि वो क्या कर रहा है और उसने कहा कि उन्हें यहां से भागना होगा। उसने कहा कि हर तरफ ऑर्क्स भरे पड़े हैं, पर सुहो को एक खुला रूट दिख गया। चोई बोली कि वो रास्ता खाई की तरफ जाता है और सुहो ने इसीलिए उसे चुना था। उसने उसे गोद में उठाया और कसकर पकड़ने को कहा। फिर उन्होंने खाई से छलांग लगा दी और मॉन्स्टर्स अभी भी उनके पीछे ही पड़े थे। पार्क सेफली जमीन पर लैंड हुआ और उनके पीछे वाले मॉन्स्टर्स नॉक आउट लग रहे थे। चोई एकदम शॉक में थी कि वो अभी भी जिंदा है। 1 सेकंड बाद पार्क ने उसे नीचे छोड़ा और कंप्लेंट करने लगा कि वो तो बस मरने ही वाला था। चोई को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया, खासकर ये रियलाइज करने के बाद कि वो कितनी ऊंचाई से गिरे थे। सीन अब एक केव की तरफ शिफ्ट हुआ जहां पार्क और चोई ने शेल्टर लिया हुआ था। उसने पूछा कि उसका प्लान क्या है और उसने बताया कि अगर वो 4 और ऑर्क वॉरियर्स को ढेर कर देगा तो उसका लेवल अप हो जाएगा। फिर वो दोबारा अटैक करेंगे। चोई बोली कि लेवल अप होने से बस तुम्हारी कैप बढ़ती है, उससे तुम स्ट्रांग नहीं बनते। पर पार्क ने कहा कि उसके लिए इससे उसकी लिमिट्स ही खत्म हो जाती हैं। हर लेवल उसे एक्चुअली और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देता था। थोड़ी देर बाद 2 एम्बुलेंस तेजी से सीन पर पहुंची। जिस गेट में सो गया था वो अब पूरी तरह से सराउंडेड था और रिपोर्टर्स सब कुछ लाइव कवर कर रहे थे। हान और उसका ग्रुप एकदम टेंशन में थे क्योंकि न्यूज के अकॉर्डिंग सस्पेक्ट ने क्लेम किया था कि पार्क, सुहो और चोई अपनी मर्जी से अंदर गए थे। पर जैसे ही उसका झूठ एक्सपोज हुआ, आर्मी हेडक्वार्टर के ऑफिसर ने कन्फेस कर लिया।
रिपोर्टर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और पूछने लगे कि सुहू के फाइनल वर्ड्स क्या थे। जो आदमी यह सब देख रहा था उसे यह काफी इरिटेटिंग लगा। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चोई डिपार्टमेंट से होगी। अब जब सबका ध्यान उनकी सेफ वापसी पर शिफ्ट हो गया था तो गेस किया जा रहा था कि पार्क शायद चौथे प्लैनेट से आया कोई रिटर्नी है। फिर सिन मिसो पर कट हुआ जो पूछ रही थी कि डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस सब के पीछे वाले लोगों के पीछे जाना चाहिए। डायरेक्टर ने कहा कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व था वो पकड़ा जा चुका है और ड्राइविंग लोन का हेड भाग गया है, पर उस पर बाउंटी रख दी गई है। मिसो बोली कि ये तो बस पूंछ काटने जैसा है। ये लेवल 5 का डंजन था, कोई एक अकेला बंदा इसे नहीं कर सकता था। डायरेक्टर ने पूछा कि क्या वो इस चक्कर में लेवल 5 गिल्ड को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है और क्या इससे पार्क और चोई वापस आ जाएंगे। मिसो ने कहा कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहले से ही काफी सॉलिड रीजंस है। उसने जवाब दिया कि पार्क के बारे में बस ऐसी अफवाह थी कि वो चौथे प्लैनेट से आया हुआ एक रिटर्नी है। हो सकता है वो बस अभी किसी डंजन से वापस आया हो। न्यूज पर रिपोर्टर ने बताया कि क्रिमिनल ग्रुप से जुड़े क्राइम्स बढ़ रहे हैं और लोग अब गिल्ड वाले डंजन मैनेजमेंट के लिए और भी सख्त पनिशमेंट की डिमांड कर रहे हैं। डायरेक्टर ने कहा कि वो गिल्ड पर प्रेशर डालने के लिए प्रेस रिलीज का यूज कर रहे हैं और अगर वो अभी एक्शन ले तो शायद चीजें इंप्रूव हो जाएं। आंखों में आंसू लिए मिसो ने कहा कि चोई को वहां उसने ही भेजा था। डायरेक्टर ने पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसे कुछ फील नहीं हो रहा, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी उसे कोई हेल्प नहीं मिली। मिसो अभी भी खुद को ही ब्लेम कर रही थी। फिर स्टोरी वापस डंजन पर आ गई। एक ऑर्क का सामना एक अजीब से क्रीचर से हुआ और वो एकदम फ्रीज हो गया। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की पर उस छोटी सी चीज ने डॉज किया और अंदर घुस गई। ऑर्क लगातार हाथ पैर मारता रहा पर उसे हिट नहीं कर पाया। तभी ऊपर से कोई कूदा और एक इंस्टेंट में ऑर्क को खत्म कर दिया। सिस्टम ने 32 कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स अनाउंस किए। पार्क खुश था, उसे लेवल अप करने के लिए बस 3 और पॉइंट्स चाहिए थे। इसी बीच चोई ने क्लेयरवॉयंस का यूज किया और उसे 100 मीटर आगे एक और ऑर्क मिला। एक फ्लैश में पार्क वहां से कूदा और उसके पीछे जा खड़ा हुआ, पर मॉन्स्टर ने उसे नोटिस कर लिया। चोई ने उसे वार्न करने की कोशिश की कि एक ट्रैप है, पर बहुत देर हो गई थी। पार्क पहले ही उसमें गिर गया था और जमीन पर गिरते ही वो काफी बैडली हर्ट लग रहा था। ऑर्क ने कोई सिग्नल दिया और कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए। चोई पार्क को उठाने के लिए उसकी तरफ भागी, पर तभी उन सब ने उसे घेर लिया। उसे होश आया तो देखा कि वो मॉन्स्टर्स के बीच बुरी तरह फंस चुके हैं। वो शॉक में था कि वो सच में एक ट्रैप में फंस गया और उसकी सेंसेस धीरे धीरे जवाब दे रही थी। उसकी बॉडी सही से मूव नहीं कर रही थी, पर फिर भी उसने क्विट करने से मना कर दिया। उसने इससे भी बुरे दिन देखे थे। चोई ने मॉन्स्टर्स पर बॉम्ब्स फेंके और उनके पूरे झुंड को उड़ा दिया। उस गैप का फायदा उठाकर पार्क उठा, अपना डैगर पकड़ा और कुछ और को ढेर कर दिया। उसे लगा कि लेवल अप करने के लिए बस एक और किल चाहिए, पर तभी एक और मॉन्स्टर ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। चोई वहीं पड़ी पड़ी देख रही थी और बुदबुदा रही थी कि वो ऑर्क कितना ह्यूज है। उसके तुरंत बाद पार्क एक और मॉन्स्टर से जा टकराया। दोनों नीचे गिर गए और उसकी एक्स हाथ से निकल गई। वो कुल्हाड़ी सीधे मॉन्स्टर के सिर पर जाकर लगी। सिस्टम ने 1075 कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स अनाउंस किए और पूछा कि क्या वो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक करना चाहता है। पार्क चुप रहा। इसी बीच वो जायंट और चोई की तरफ बढ़ा, जिसने कहा कि वो अब खड़ी भी नहीं हो सकती। फिर कहानी पार्क के घर पर शिफ्ट हुई, जहां एक दादी कुत्ते को खाने के लिए बुला रही थी। वो बोली कि 2 दिन हो गए पर उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आई। सीन फिर से चोई और ऑर्क पर गया। तभी पार्क ने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट किया और अपने घर पहुंच गया। वो कुत्ता अब कुछ अलग ही लग रहा था। उसकी पूरी बॉडी के आसपास एनर्जी का एक स्फीयर था। वो दादी शौक में उसे देखती रह गई और पूछा कि ये क्या है। फिर कहानी वापस पार्क पर शिफ्ट हुई। एक ब्लैक ओरा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसकी बॉडी बदलने लगी। उसके पंजे निकल आए और अब वो इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके ठीक बाद मॉन्स्टर ने चोई को जोरदार टक्कर मारी और वो इतनी ड्रेन हो गई कि आगे लड़ना मुश्किल लग रहा था। फिर पार्क, जो अब वुल्फ फॉर्म में था, ऑर्क के सामने आया। उसने फौरन उसका सिर पकड़ लिया और चोई शौक में उसे देखती रह गई, ये सोचते हुए कि क्या वो एक वेयरवुल्फ है। वुल्फ फॉर्म वाले पार्क ने फिर ताबड़तोड़ अटैक्स के साथ मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा दी। उसने उसकी गर्दन पर काट लिया
और सिस्टम ने उसे 45 कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स दिए। ऐसा लगा कि फाइट खत्म हो गई है। अभी भी हैरान चोई ने उसे घूरते हुए पूछा कि क्या वो सच में पार्क सुहो है। उसने कुछ बार भौंका, जिसका मतलब था कि हाँ, वही है। शॉक होकर उसने पूछा कि वो कुत्ता है या वुल्फ। फिर सीन रिपोर्टर्स पर वापस गया, जिन्होंने बताया कि उन दोनों को गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं और डंजन में घुसने के बाद से कोई खबर नहीं है। एक रिपोर्टर ने डायरेक्टर से पूछा कि वो किस तरह का डंजन था। उसने बताया कि वो लेवल 5 का डंजन था जिसका नाम ऑर्क कासल है। नॉर्मली इसके लिए कम से कम 30 भी रैंक या उससे ऊपर के हंटर्स की जरूरत होती है। कहानी फिर उस कुत्ते पर वापस आई जो अभी भी उसी एनर्जी स्फीयर में लिपटा हुआ था। वो बूढ़ी औरत बस देखती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रही है। उसी वक्त चोई फिर से दंग रह गई। पार्क वापस ह्यूमन फॉर्म में आ गया था और उसने समझाया कि वो उस बीस्ट के साथ मर्ज हो सकता है जिसे उसने टेम किया था। फिर चोई ने उसे इधर उधर देखते हुए नोटिस किया और पूछा कि वो क्या कर रहा है। उसने कहा कि उन्हें जितना हो सके उतना लूट इकट्ठा कर लेना चाहिए और बाद में कुछ रोस्ट करेंगे। उसने कहा कि इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जगह उनकी कब्र बनेगी। पार्क को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। चोई ने कहा कि ऑर्क वॉरचीफ के मरने के बाद भी गेट अभी तक नहीं खुला है। उसने पूछा कि उससे क्या लगता है, इसका क्या मतलब है, और कहा कि शायद वो यहां हमेशा के लिए ट्रैप हो गए हैं। पार्क ने पूछा कि क्या उसका मतलब यह है कि वो असली चीफ नहीं था। चोई ने कहा हां, अंदर इससे भी ज्यादा स्ट्रांग कुछ है। पार्क ने पूछा कि ऐसा कौन सा मॉन्स्टर है जिसे देखे बिना ही उसे लग रहा है कि वो मर जाएगी। फिर चोई 3 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में बात करने लगी। उस वक्त जैसे ही वो भी रैंक पर पहुंचे, डिपार्टमेंट ने 20 फाइटर्स और 10 रैंक मर्सिनरीज को लेवल 5 डंजन में भेजा। फ्लैशबैक एक अनजान आदमी से शुरू हुआ जो चोई को देख रहा था। उसने पूछा कि क्या उसके एंकल्स ठीक है और उसने कहा कि टेंशन मत लो। उसने कहा कि अब वो काफी बेटर फील कर रही है। फिर कई ऑर्क्स ने ग्रुप पर हमला कर दिया। लीडर ने सबको फॉर्मेशन बनाए रखने और सेंट्रल टावर की तरफ पुश करने का ऑर्डर दिया। टीम ने अपने सामने वाले ऑर्क्स को काटना शुरू कर दिया। वो आगे बढ़ने में मदद करने के लिए लगातार ऑर्डर्स चिल्लाता रहा। फिर अचानक उसे मार दिया गया। चोई जमीन पर गिर गई और ऑर्क्स उसकी तरफ लपके। वो डर के मारे फ्रीज हो गई और हिल भी नहीं पाई। लेकिन एक और आदमी उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। उसने उसके आसपास के सारे ऑर्क्स का सफाया कर दिया। लड़ाई के बीच में मिसो ने चिल्लाकर रास्ता क्लियर करने को कहा और पास के मॉन्स्टर्स को ढेर कर दिया। उसने चोई और उस आदमी को फॉल बैक करने को कहा। उसने चोई का हाथ पकड़कर उसे भागने को फोर्स किया, पर चोई ने कहा कि उन्हें अभी वेट करना होगा। कुछ ऑफ लग रहा था। उसने जीत की कि एक बार बाहर निकल जाएं, फिर बात करेंगे। तो वो उन मॉन्स्टर्स से जान बचाकर भागे। फिर भी चोई को दूसरी साइड से कुछ अजीब वाइब्स आ रही थी, जबकि टावर पर एक डरा हुआ मॉन्स्टर खड़ा था। तभी अचानक एक हाथ अपनी जगह से बुरी तरह ट्विस्ट हो गया। चोई नीचे गिर गई और उसके ठीक सामने एक कटाना आकर गिरा। मित्सु और बाकी सब एकदम शॉक हो गए। कैप्टन खत्म हो चुका था। वो गोब्लिन मॉन्स्टर वहां खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। चोई एकदम शॉक में देखती रही जब वो मरता हुआ बंदा उस स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहा था। पर चोई के दिमाग में बस यही चल रहा था कि उस स्टूपिड स्वॉर्ड की परवाह किसे है। तभी उसे उसकी सीख याद आई। अपनी फीलिंग्स को अपनी ब्लेड में डाल दो, उसे अपनी बॉडी और सोल का पार्ट समझो और उसे ऐसे पकड़ो जैसे वो ही तुम्हारी दुनिया हो। फ्लैशबैक में देखें तो वो बंदा पहले ही मारा जा चुका था। चोई बस देखती रह गई। वो पूरी तरह से हिल चुकी थी। प्रेजेंट में पार्क ने बारिश में चोई को देखा जो उस पुरानी याद की वजह से कांप रही थी। वो उसके पास गया, उसे हक किया और पूछा कि क्या सीन हुआ है। फिर सीन हान पर शिफ्ट हुआ जो इस बात पर पैनिक कर रहा था कि अगर पार्क उन्हें छोड़ गया तो उनका क्या होगा। उसी टाइम बाहर चीजें काफी वाइल्ड होती जा रही थी। एक रिपोर्टर ने बताया कि एक बड़ा शमन पार्क की जान बचाने के लिए कोई रिचुअल कर रहा है। सू डिस्ट्रिक्ट की एक एलीट फोर्स भी रिवेंज लेने के लिए डंजन के बाहर जमा हो रही थी। एक बंदे ने नर्वस होकर कहा कि अगर पार्क ने शुरू से ही सू गिल्ड ज्वाइन की होती तो यह नौबत ही नहीं आती। फिर सीन एक अनजान बंदे पर शिफ्ट हुआ जो वो रिपोर्ट देख रहा था। एक लड़की ने सडनली उसे पीछे से हक कर लिया। उसने पूछा कि वो क्या देख रहा है और उसने कहा कि चाहे कितना भी टाइम बीत जाए
उस देश का डंप सेंटीमेंट कभी नहीं बदलता। सीन गुफा की तरफ शिफ्ट हुआ, जहां पार्क उस लड़की के बगल में बैठकर खा रहा था। उसने कहा कि खाना सच में बहुत टेस्टी है। उसे खाते हुए देखकर पार्क ने कहा कि लगता है वो इसे काफी एंजॉय कर रही है। उसने पूछा कि क्या बात है, हैमबर्गर सच में इतने ज्यादा होते हैं? फिर उसने कहा कि उसका पेट एक्चुअली भर गया है। पार्क ने पूछा क्यों और कहा कि वो तो अपने 22वें पर है। फिर उस लड़की ने उसे सब चीजों के लिए थैंक्स बोला। उसी मोमेंट पर पास में एक लाइट चमकने लगी। पार्क ने पूछा कि क्या उसने उस तलवार से ऑर्क लॉर्ड को मारा था? जोई ने कहा नहीं, वो तो तुरंत बेहोश हो गई होती, और जब उसकी आंख खुली तो वो मिसो के बगल में एक हॉस्पिटल में थी। मिसो ने अपने मास्टर की तलवार ले ली थी और 2 और रेका मर्सिनरीज उस मॉन्स्टर को मुश्किल से ढेर करने में मारे गए। पार्क ने पूछा कि क्या वहां सच में कोई ऑर्क लॉर्ड था और वो कहां था? जोई ने कहा कि शायद वो ऑर्क कासल था, पर 1 किलोमीटर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर वो पहले वाली स्पिरिट गुफा के एंट्रेंस पर दिखाई दी। जोई ने समझाया कि वॉरचिफ्स अक्सर 4 छोटे टावर्स में रहते थे और ऑर्क लॉर्ड सेंटर में होता था। फिर वो छोटी सी स्पिरिट पार्क के पास आई, जैसे उसे कुछ मिल गया। पार्क ने कहा कि उसने ऑर्क कासल लोकेट कर लिया है। फिर वो खड़ा हुआ और बोला कि अब उन्हें निकलना होगा। जोई ने पूछा कि क्या उसके पास कोई सॉलिड प्लान है? उसने बोला कि प्लान एकदम सिंपल है, उन्हें ढूंढो और खत्म कर दो। जोई एकदम शॉक हो गई और बोली कि उसका मन तो उसे थप्पड़ मारने का है, पर उसके पास इससे बेटर कोई आइडिया नहीं था। फिर सीन सीधा ऑर्क कासल पर शिफ्ट हो गया। ठीक उसी टाइम वहां के गेट्स खुल रहे थे। बेड़ियों पर राइड करते हुए मॉन्स्टर्स का एक पूरा ग्रुप बाहर निकला। पार्क जोई को लेकर वहां अपीयर हुआ और दोनों कासल की तरफ फुल स्पीड में भाग। ऑर्क्स ने उन्हें स्पॉट कर लिया और रास्ता ब्लॉक कर दिया। जोई ने वार्निंग दी कि ऑर्क नाइट्स उनके पीछे पड़े हैं, तो उन्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। मॉन्स्टर्स ने अपने बोझ उठाए, पर जोई ने शील्ड मैजिक यूज करके उनके शॉट्स ब्लॉक कर दिए। उन्होंने ब्रिज पर जंप मारी और उसे तोड़ते हुए निकल गए। जोई ने एक बम फेंका और उनके पीछे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। वहां से क्लियर होने के बाद उसने पार्क को बोला कि सेंटर की तरफ चलो और सारे ऑर्क्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। फिर उसने ऊपर देखा तो और भी मॉन्स्टर्स वहां आ रहे थे। किसी ने उसे पकड़ लिया और वो नीचे गिरने लगी, पर उसने पार्क को बोला कि मेरे लिए रुकना मत, बस चलते रहो। उसने कासल का एक कोना पकड़ा और खुद को ऊपर खींच लिया, लेकिन उसके सामने और भी ऑर्क्स आधम के। जोई ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल ली। वहीं दूसरी तरफ पार्क टॉप की तरफ क्लाइंब करता रहा। वो एक थ्रोन वाले रूम में पहुंचा। वहां एक डरावना गोब्लिन उसका वेट कर रहा था। गोब्लिन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, पार्क ने उसकी गर्दन पर काट लिया। उसने उसे जोर से धकेल दिया और बॉस को आसानी से मार डाला। सिस्टम ने बताया कि उसने लेवल अप कर लिया। फिर कैसल गिरना शुरू हो गया। उसी समय जोई गिर रही थी और सोच रही थी कि अब तो मर जाएगी, पर पार्क आया, उसका हाथ पकड़ लिया और बचा लिया। जोई ने पूछा, ऑर्क लॉर्ड के साथ क्या हुआ? पार्क ने कहा वो पहले ही मर चुका है और हमें एक ढूंढना पड़ेगा। एग्जिट पोर्टल। वे मॉन्स्टर्स से भागते रहे। फिर भी हैरान, जोई ने पूछा क्या उसने वाकई इतना जल्दी लॉर्ड मार डाला? पार्क ने हाँ कहा और उसे दरवाजा स्कैन करने को कहा। उसने अपनी एबिलिटी यूज की और दंग रह गए। डंजियन का दरवाजा खुला था, फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ कि पार्क ने इतना जल्दी लॉर्ड मार दिया। फिर सीन एक ट्रक पर कट हुआ जहां एनालिस्ट डेटा चेक कर रहे थे। उनमें से एक हैरान रह गया। उसने कहा कि सिटी 27 डंजियन खुल रहा है। बाहर पार्क की टीम भी दंग रह गए। रिपोर्टर ने बताया कि CT-27 डंजियन ब्रिज का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भीड़ उत्साह में फट पड़ी। इसी बीच पार्क और जोई मॉन्स्टर्स से भागते रहे। पार्क ने पूछा क्या उसने दरवाजा ढूंढ लिया? जोई ने हाँ कहा। एग्जिट पास था, इसलिए जल्दी करनी पड़ी। परंतु पार्क ने अजीब सी गंध फील की और झटपट दिशा बदल दी। जोई ने टाइम खत्म होते ही पूछ लिया क्यों? पार्क ने कहा उसे कुछ ड्रिंक चाहिए। फिर उसने कुछ वुल्फ्स देखे और उन्हें फॉलो करने को कहा और वो मान गए। जोई ने हैरानी से पूछा क्या वो वुल्फ्स को साथ ले जा रहा है? पार्क ने हाँ कहा। आज से ही वो फैमिली बन गए। जल्द ही वो फिर से उस ऑर्क ग्रुप में टकरा गए। जोई ने ग्रोन किया कि अब वो घेर लिए हैं, पर पार्क ने कहा
उसके फ्रेंड ने बताया कि एक छोटा और एग्जिट है। चोई ने अपनी एबिलिटी फिर से यूज की और कहा दाहिने जाओ। उन्होंने एग्जिट ढूंढ ली। चोई ने चेतावनी दी कि बंद होने से पहले सिर्फ 1 मिनट बचा है। फिर काउंटडाउन ने 9 सेकंड दिखा दिया। उस वक्त एक एरो सीधा चोई की तरफ फायर हुआ। वो तुरंत ही उससे टकरा गया। वो गिर पड़ी। ऑर्क्स उसके तरफ धावा बोल पड़े। पार्क रिवर्स मोशन करने लगा, पर चोई ने कहा मत आओ। उसने उस इग्नोर करके आगे चार्ज कर दिया। उसने एक ऑर्क को कट कर दिया जो उसकी राह ब्लॉक कर रहा था। वहीं डंजियन के बाहर रिपोर्टर ने कहा दरवाजा M सेकंड से बंद है। वहां सब लोग उम्मीद करते रहे कि पार्क और चोई वापस आएंगे। अंदर पार्क ने बच निकलने के लिए बेताब लड़ाई की। जब उसने चोई को उठाया तो उसने कहा सिर्फ 4 सेकंड बचे हैं। पार्क ने उसे होल्ड ऑन करने को कहा, फिर एक बड़ी लीप मार दी। बाहर काउंटडाउन 0 तक पहुंच गया। फिर एक लाइट की बीम दिखी और डंजियन पूरी तरह से टूटने लगा। बाहर रिपोर्टर ने कहा कि सबको उम्मीद मिली थी, लेकिन अफसोस पार्क और चोई अभी तक वापस नहीं आए। फिर जब कई भेड़िए पहले बाहर आए तो सब हैरान रह गए। उसके तुरंत बाद पार्क चोई के साथ प्रकट हुआ। लोग चिल्लाए कि कोई उड़ते हुए बाहर निकल आया। वे जल्दी से चेक करने दौड़े, फिर समझे कि वो पार्क है और चोई भी जीवित है। हंगामे के बीच रिपोर्टर ने इसे एक मिराकल कहा। डंजियन में फंसे 2 लोग 4 दिन बाद जीवित वापस आए। फुटेज देखते हुए मिसो ने कहा कि यह एस्केप के तुरंत बाद लिया गया था और उन्हें सीधे हॉस्पिटल भेजा गया। जल्द ही इस इवेंट के हेडलाइन हर जगह पॉप अप होने लगे। डायरेक्टर हैरान होकर कहा कि रिपोर्टर वाकई इन हेडलाइन को धक्का दे रहे हैं। मिसो ने कहा कि किसी ने उन्हें टिप ऑफ किया था, इसलिए वो आदमी बोला कि वे समस्या सॉल्व करने आए हैं, लोगों को ब्लेम नहीं, इसलिए मीटिंग चलाते रहे। मिसो ने आगे कहा कि पार्क की न्यूज तेजी से फैली और कई देशों के स्काउट्स पहले ही उसके लिए आ रहे हैं। एक था विक्टर, रूस से KGB एजेंट, दूसरा था गोरेनस्टीन, इजराइल से, और आखिर में था नाकामुरा, टोक्यो की अवेकन फेडरेशन का वाइस चीफ। नाराज होकर डायरेक्टर ने पूछा कि वो इडियट नाकामुरा फिर से आया क्या। मिसो ने हाँ कहा और बताया कि उसने संगवू को साथ ले लिया, लेकिन वो सोचती थी कि अमेरिका और भी खतरनाक है। डायरेक्टर ने कहा कि पहले पार्क को लॉक डाउन करना पड़ेगा और पूछा कि क्या उनके पास मौजूदा कॉन्टैक्ट से आगे कोई प्रोटेक्शन है। फिर डॉक्टर ने कहा कि पार्क कोरिया नहीं छोड़ेगा जब तक उसका फैमिली वहीं रहे। डायरेक्टर ने हैरान होकर पूछा, क्या पार्क को पैसे से ज्यादा फैमिली की परवाह है? डॉक्टर ने बताया कि पार्क 1000 साल से ज्यादा भेड़ियों के साथ रहा, इसलिए शायद उसे अपनी फैमिली बहुत याद आती है। पर असल में धरती पर वापस आने के बाद उससे वो भेड़िए याद आने लगे। डायरेक्टर ने कहा कि पार्क समझना मुश्किल है और डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ फैमिली के साथ टाइम को ज्यादा वैल्यू देता है। तो एक तरह से वो बस एक नॉर्मल पर्सन ही है। उन्हें उसे ऐसा जगह देना चाहिए जहां वो और उसकी फैमिली सुरक्षित रह सके। ऐसे करने से पार्क के पास डिपार्टमेंट से लड़ने का कोई कारण नहीं रहेगा। डायरेक्टर को आइडिया पसंद आया, पर कहा कि अभी भी उन्हें फॉरेन स्काउट्स को पहले साइन करने से रोकना पड़ेगा। मिसो ने टीवी पर एक इमेज लगाई और कहा कि एक एबैंडर्ड फैक्ट्री सुओ गिल्ड के नए टेरिटरी के लिए बढ़िया रहेगी। वे पास के लैंड को प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर भी मार्क कर सकते हैं। डायरेक्टर ने कहा कि कुछ रिपेयर के बाद बिल्डिंग ठीक चलेगी और पूछा कि सुओ पार्क को देखते रहेंगे क्या। मिसो ने कहा कि वह इसके लिए बेस्ट पर्सन है। फिर डायरेक्टर ने पूछा कि क्या वह अभी तक जागी है, और मिसो ने कहा कि वह पहले ही रिकवरी कर रही है। उसके बाद उसने पूछा कि पार्क पर रिपोर्ट लिखने के बाद वह रेस्ट कर रही है क्या, और मिसो ने कहा कि वह डॉगमैन जैसा है। यह सबको शॉक कर गया। डायरेक्टर ने उसे आगे बढ़ने को कहा। सीन फिर एक एरिना में गया जहां अनाउंसर ने दुनिया भर के फैंस का स्वागत किया। यह सबसे बड़ा इवेंट था, सबसे स्ट्रांग फाइटर तय करने का, और फाइनल मैच आखिरकार आ गया। भीड़ धड़ाम मच गई जब एक अननोन मैन की शैडो प्रकट हुई। अनाउंसर ने उसे इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, कहा कि वह अभी का नंबर 1 है, 20वीं बार टाइटल डिफेंड कर रहा है और 45 फाइट्स के बाद भी अनबिटन है। उसे इतिहास का सबसे ताकतवर जीव और इन खराब टाइम्स में मानवता की आशा कहा जाता था। उसका नाम ओकिता हीरो था। उसकी तलवार से एक डार्क ऑरा निकल रहा था। ऊपर से एक औरत देख रही थी। फिर हीरो एरिना में लैंड कर गया।
अनाउंसर ने अगली फाइटर की तरफ बढ़ते हुए बताया कि ये एस रैंक वाला ह्यूमन वेपन और इस जनरेशन का राइजिंग स्टार माइकल है, जो अपने 13 मैचों में अभी तक अनबिटेन है। वो भी एरिना में कूद गया और सीधे हीरो की तरफ चार्ज किया, कहते हुए कि हीरो का एरा खत्म हो गया है। उसने एक पंच स्विंग किया, लेकिन हीरो ने उसे डॉज कर दिया। माइकल लगातार अटैक दबा रहा था, लेकिन हीरो ने उसे रिवर्स करके कई क्लीन हिट्स मार दी माइकल पर, जिससे उसकी आर्मर क्रैक हो गई। फिर माइकल ने अपने हाथ से एक ब्लेड निकाली, लेकिन हीरो ने उसे एवॉइड करके फिर से मार दिया। फिर भी माइकल ने हीरो को चेन में फंसा दिया, खुश होकर कि आखिरकार उसने लड़के को पकड़ लिया और फिर से अटैक शुरू किया। हीरो ने कूली कहा कि वो पहले ही डेड है। अचानक माइकल के मुंह से खून निकल आया और पूरी भीड़ जो देख रही थी उस पर फ्रीज हो गई। सेकंड्स में ही माइकल गिर पड़ा। अनाउंसर हैरान रह गया, पूछता है क्या हुआ, बताते हुए कि माइकल एक बड़ी विनिंग स्ट्रिक पर था, लेकिन आसानी से हार गया। मेडिक्स जल्दी से अंदर आए उसे ठीक करने, लेकिन वो अभी भी नहीं हिला। जब तक अनाउंसर बात करता रहा, रेफरी ने कॉल दे दिया। माइकल आगे नहीं चल सका, इसलिए हीरो ने अपना टाइटल 20वां बार डिफेंड किया। एरिना से बाहर निकलते ही एक और आदमी ने पूछा कि क्या उसने नया मूव यूज किया था। हीरो ने हाँ कहा। उसने अपनी तलवार की ऑरा को माइकल पर थ्रो किया, फिर उसे खुद खुद फैलने दिया। उसने कहा कि सबने बढ़िया किया और बाद में ड्रिंक्स पकड़ने चले। फिर उसने डोर खोलते ही उसी लम्हे में पहले वाली औरत ने उसे गले लगा लिया। उसने पूछा कि क्या उसने माइकल को मार दिया था। हीरो ने कहा कि माइकल को 7 भविष्य के विलेन में से एक बनना था, इसलिए शायद उसे मार देना चाहिए था। उसने उसे बताया कि सब कुछ अकेले मत उठाओ। हीरो ने फिर पूछा कि क्या कुछ अजीब हुआ था। उसने कहा कि डिपार्टमेंट ने कॉल किया था, पर इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। उसने आगे कहा कि डायरेक्टर ने उसे चोट न लगने की चेतावनी दी थी, इसलिए सब तैयार होके चले क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे थे। फिर सीन उस पहले वाले आदमी पर शिफ्ट हो गया जो टीवी पर मैच देख रहा था। औरत ने कहा कि उसने सुना है कि लेवल 5 डंजन में फंसे व्यक्ति ने जीवित बाहर निकल आया, जो उसे जरूर हैरान कर गया। उसने बताया कि लोग उसे कोरिया का दूसरा सामू कह रहे हैं और उम्मीदें बहुत हाई हैं। उसने ये भी कहा कि डिफेंस डिपार्टमेंट उस लेकर बहुत इंटरेस्टेड है। हीरो ने पूछा कि वो कौन है। उसने कहा उसका नाम पार्क है और पूछा क्या हीरो को याद है, वो रिपोर्टर वाला लड़का जो लेवल 5 डंजन में फंसा था। फिर उसने अपने फोन पर पार्क की इन्फो दिखा दी। हीरो ने कहा कि उसने पहले कभी उसे नहीं देखा और सोचा कि शायद वो तलवारबाज नहीं है, क्योंकि पिछले साल कोई भी नहीं आया। उसने जवाब दिया कि जो उसने सुना है उसके हिसाब से पार्क ड्रिड है, और अगर वो सच में चौथे ग्रह से वापस आया है तो धरती उस वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकती है। एफ रैंक ही हो, फिर भी वो कमाल का था। हीरो मुस्कुराया, सोचते हुए कि वो असंभव है। ये उसका 25वां रेग्रेशन था। लगभग 500 साल से वह वही घटनाएं बार बार जी रहा था, इसलिए उससे सभी अवेकेंड लोगों की याद थी जो मशहूर होते और बड़े इवेंट्स का मोटा रूपरेखा भी। पर पार्क उनमें नहीं था। इतने सालों में पार्क सू नाम का कोई भी अहम नहीं बन पाया, खासकर चौथे ग्रह से लौटने वाला नहीं। हीरो ने कुछ भी किया, कहानी बस थोड़ी ही बदली और 5 साल बाद भी कोई नया प्लेनेट नहीं आया। औरत ने पूछा कि हमें पार्क को अपनी साइड में लाने की कोशिश करनी चाहिए क्या। हीरो ने कहा कि अभी तक पता नहीं है। उसने बताया कि पार्क कोरिया में सबसे ज्यादा चर्चा वाला व्यक्ति है, लेकिन हीरो ने कहा हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि अपोकैलिप्स जल्द ही शुरू होने वाला है। डिजास्टर के बाद बची हुई सिटीज, आखिरी फोर्ट्रेस महाद्वीप में डंजियन ब्रेक से एक एक करके गिरती जाएंगी और देत की बड़ी लहरें बाहर निकलती रहेंगी। जल्द ही मॉन्स्टर आकाश पर राज करेंगे और महाद्वीप में लोग मरते ही एक बड़े एस्केप की शुरुआत होगी। उस लंबी वार के दौरान बाकी सब कुछ भुला दिया गया। एशिया के अवेकन और बेघर लोग अपनी आखिरी उम्मीद उन हीरोज में डालेंगे जो उभरे हैं। इसीलिए हीरो ने अपना बेस जापान में बनाने का फैसला किया, जबकि लोग उसे ट्रेटर कह रहे थे। अगर वह देश के डंजन साफ कर दे और असली टैलेंट दिखाने वाले टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा कर ले तो जापान बची हुई लोगों के लिए सबसे बेस्ट प्लेस बन जाएगा। फिर भी कोरियन सर्वाइवर्स ने उसे ट्रेटर नहीं कहा, उन्होंने उसे नाम से बुलाया और हीरो कहा। वर्तमान में वापस आते हुए हीरो ने कहा कि पार्क की कहानी एक शो जैसी लग रही है। शायद ये फेक भी हो, और अगर अपोकैलिप्स शुरू होने पर पार्क अभी भी जीवित रहा तो उसे रिक्रूट करने के लिए बहुत देर हो जाएगी।
तो अभी के लिए वे देखते रहेंगे। फिर सीन अस्पताल की ओर शिफ्ट हो गया। मिसो उस कमरे में एंटर हुई जहां चोई था। उसने पूछा कि दर्द हो रहा है क्या, और चोई ने हाँ कहा। मिसो बिस्तर पर बैठी और बोली कि उसे दर्द नहीं दिख रहा, पर चोई ने जोर दिया कि है। मिसो ने अस्पताल में एक बात उठाई। एक मास्क वाला आदमी हर रात आता और सुबह के सवेरा में चला जाता। उसने पूछा कि क्या वो पार्क है। चोई ई बुक पढ़ती रही। फिर उसने पूछा कि क्या मिसो ने वह चीज खरीदी जो वह चाहती थी। मिसो ने कहा कि उसे किस्मत मिली, एक भेज दिया और साथ में खाना भी लाया। थोड़ी देर बाद चोई ने खाना खत्म कर लिया। मिसो ने उसे काम पर वापस जाने को कहा और पूछा कि वह अभी भी वहां लेटी क्यों है। चोई ने कहा कि वह सिर्फ 1 घंटे के लिए सोएगी, लेकिन मिसो ने कहा नहीं मानूंगी। फिर सीन CIA हेडक्वार्टर में कट हो गया। कुछ एजेंट्स हीरो के बारे में न्यूज देख रहे थे। एक ने कहा कि चाहे कौन भी उससे लड़े, फिर भी वो माइकल है और वह बहुत आसानी से कुचला गया। दूसरे ने कहा कि हीरो लगातार और ताकतवर होता जा रहा है। इस रफ्तार से एक SSS रैंक जल्दी ही दिख सकता है। उसने सोचा पार्क और सुहु कहां गए, फिर कहा कि वे गायब नहीं हुए। ये उनके एजेंट्स की हाल की फोटो थी। वह आदमी हैरान दिख रहा था और पूछा कि क्या वो सियोल स्टेशन है। सोच रहा था कि पार्क वहां क्या कर रहा है। दूसरे एजेंट ने कहा कि हाल ही में पार्क अक्सर वहां जाता रहा है। उसने मजाक में कहा कि शायद पार्क कबूतरों से बात कर रहा है या फिर किसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि वह पार्क को बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों से मिलवा सकता है, क्योंकि वे अपने प्रोटैगोनिस्ट को कोई नहीं चुरा सकता। फिर उसने कहा कि उसके स्पेशल एजेंट्स उस सुबह कोरिया छोड़ रहे थे, जिससे दूसरा आदमी हैरान रह गया। उसके बाद उसने कहा कि अभी आसमान बहुत सुरक्षित नहीं लग रहा। दूसरे आदमी ने पूछा कि उसका मतलब क्या था। सीन एक जेट पर कट हो गया जिसमें कई लोग अंदर थे। एक लड़की खिड़की से बाहर देखी और बोली बाहर एक बहुत ही क्यूट बर्ड है। तो उसकी मां भी देखी, पर वो जम गई। एक विशाल मॉन्स्टर उनके ऊपर उड़ रहा था। ड्रैगन उनके पहले के अंदाजे से छोटा निकला, फिर भी सबको शॉक कर दिया। जेट में लोग पैनिक में पड़ गए और सोचा कि मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा है, शायद एक वाइवर्न। दूसरा आदमी बोला कि वो अभी भी यंग है तो शायद हमला नहीं करेगा। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा मॉन्स्टर वहां क्यों है और उसने अंदाजा लगाया कि पास में कोई डंजन पॉप अप हो गया होगा। फिर वो दंग रह गया क्योंकि एक बड़ा वाइवर्न सीधे प्लेन के ऊपर से उड़ गया। एक मोमेंट बाद उसने अटैक की तैयारी की और फ्लेम्स ने जेट को निगल लिया। प्लेन फट गया और जमीन की ओर गिरने लगा। ड्रैगन उड़ता रहा जब तक कि वो कई और ड्रैगन्स के साथ ज्वाइन नहीं हो गया। सीन फिर 2 कार्स पर कट हो गया। हैन बोला कि देश पागल हो गया है और हम लगभग पहुंच ही रहे हैं। जिन्होंने पूछा कि क्या वही वो जगह है जहां हम जा रहे हैं। हैन उस पर घूरते हुए पूछा कि क्या ये हेंटेड हाउस होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला हाउस बिल्कुल अजीब लग रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, हैन ने कहा कि वाकई में ये हेंटेड लग रहा है। उसने कंप्लेन करना शुरू किया, पूछते हुए कि क्या यह सच में हमारी गिल्ड का हेडक्वार्टर बनेगा। वो यहां तक सोचा कि इंटरनेट गाई इस जगह पर आएगा या नहीं। फिर चोई ने कहा कि उसने अभी अभी 2nd फ्लोर पर एक घोस्ट देखा। सबने तर्क शुरू कर दिया कि क्या हमें अंदर भी जाना चाहिए। चोई ने कहा कि वो ऐसे जगह में नहीं रह सकती। मिसो ने उसे रिलैक्स करने को कहा। ऐसी जगह पहली बार थी तो एकदम हिल गई थी। उसने बताया कि कल से रिनोवेशन शुरू हो जाएगा, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। पार्क ने पूछा क्या प्रॉब्लम है। उसे जगह पसंद आई और बोला हम तुरंत ही मूव इन कर सकते हैं। चोई आगे आई और बोली तू पागल हो गया क्या। मिसो ने कहा जो इंस्टिंक्ट पर भरोसा करता है वो जल्दी मूव करता है। फिर पूछा क्या हमें जमीन की बॉर्डर मार्क करनी चाहिए। ऐसे करके हम तय कर सकते हैं कि कितना टेरिटरी क्लेम करें, और पार्क ने इसे सीरियसली ले लिया। फिर उसने अपनी एबिलिटी यूज की। लाइट पूरे एरिया में फैल गई और सब देखे रह गए जब ट्री स्पिरिट्स दिखे। स्पिरिट्स एक ही स्पॉट की तरफ मूव करने लगे। मिसो ने पूछा तू क्या कर रहा है, और चोई को समझ आया कि वो बॉर्डर मार्क कर रहा है। स्पिरिट्स काम करते रहे और पेड़ के स्प्राउट्स अचानक जमीन से उफान मारने लगे। सेकंडों में ही वो एक बड़ा फॉरेस्ट बन गए। सब इस तेजी से हुए बदलाव से पूरी तरह स्टंट हो गए। अब वहां पूरा एक फॉरेस्ट खड़ा था। पार्क ने कहा मैं फिनिश हो गया। उसने अंदाजा लगाया कि बॉर्डर घर से लगभग 1 किलोमीटर तक फैला है,
तो यही उनका लिमिट होना चाहिए। हंसते हुए मिसो बोली, ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। उस दिन से वो जगह शुगाल गिल्ड की टेरिटरी बन जाएगी। उसके अंदर सब कुछ गिल्ड का होगा। लेकिन पार्क ने पूछा, क्या ये ज्यादा नहीं हो रहा? मैं तो सिर्फ कुछ महीने ही रहने वाला हूं। मिसो ने कहा, यह स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और मेरा डिपार्टमेंट पहले ही पार्क को फैमिली मानता है। पार्क ने कहा कि उसे वो पसंद आया। एक पल बाद मिसो ने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा। चोई ने बीच में टोकते हुए कहा कि पहले इसे पढ़ ले, लेकिन मिसो ने उसे बस साइन करने के लिए धकेला। उसके बाद सब कुछ सेटल सा लगने लगा। उन्होंने वादा किया कि पोर्टल खुलने तक अपना बेस्ट देते रहेंगे। पार्क ने कहा कि वह अपना वादा निभाएगा। मिसो ने उसे गवर्नमेंट पर भरोसा करने को कहा। वे कार में बैठे और चोई ने रिनोवेशन टीम को भेजने की डिमांड की, नहीं तो वह निकल रही थी। फिर कार चलती गई। नाराज होकर मिसो ने कहा कि वो लड़की रोज और बड़ी हेडेक के बनती जा रही है। एक और आदमी ने पूछा कि इतनी कम लोग वाकई में इतना बड़ा लैंड मैनेज कर सकते हैं क्या? मिसो ने कहा, अगर वे नहीं कर पाएंगे तो वो इसे कारण बनाकर अपनी टीम वहां भेज देगी। तो उसने लेवल 5 से ऊपर के अटैक यूनिट्स की लिस्ट ऑर्डर की और उन्हें रेडी होने को कहा। सीन फिर समुद्र में एक शिप की ओर शिफ्ट हो गया। बैंडिट्स का एक ग्रुप आया कहते हुए कि उन्होंने जैकपॉट मार लिया। उन्होंने शिप पर फायर ओपन किया। बोर्ड पर लोग पैनिक हो गए और हेल्प के लिए चिल्लाए। उन्होंने पास के किसी को भी SOS सिग्नल भेजे। फिर बैंडिट्स ने बोर्डिंग शुरू कर दी। एक आदमी चिल्लाया कि इंजन स्टार्ट करो और इंजन रूम में छुप जाओ, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ और सब अचानक शॉक हो गए। सेकंड्स में ही डेक पर के लोग हवा में फेंके गए। फिर एक बड़ा टेंटिकल उभरा और एक जायंट क्रीचर ने शिप को निगलने की कोशिश की। वेसल डूबने लगा। कैप्टन पानी में गिर गया और एक मॉन्स्टर ने उसके सामने आकर उसे पूरा निगल लिया। फिर साफ दिखने लगा कि पानी अजीब से शार्क जैसे मॉन्स्टर से भरा हुआ था। इस बीच एक हेलीकॉप्टर उस एरिया के ऊपर से गुजरा और रिपोर्ट दी कि वो बोट के कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच चुका है। 16 किलोमीटर के एरिया में सर्च करने के बाद भी उन्हें शिप का कोई नामो निशान नहीं मिला। सतह के नीचे वो जायंट टेंटिकल आगे बढ़ गया और दूसरे शिप की तरफ लपका। फिर सीन वापस पार्क के क्लैन हाउस पर शिफ्ट हो गया। ट्री स्पिरिट्स लगातार काम कर रही थी और घर का रिकंस्ट्रक्शन पहले ही शुरू हो चुका था। तभी चोई का फोन बजने लगा, पर वो अभी भी सो रही थी। उसने आखिरकार फोन उठाया। दूसरी तरफ से मिसो ने मजाक किया कि लगता है वो उस घर में लाइफ काफी एंजॉय कर रही है। नींद में ही चोई ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही है और बोला कि वो अभी भी ड्यूटी पर ही है। मिसो ने पूछा कि क्या वो उस वक्त पार्क के साथ थी। अभी भी सुस्ती में चोई ने कहा कि उसे नहीं पता। मिसो ने उसे आलसी कहा और पूछा कि उसे पता कैसे नहीं हो सकता। जब उसे उठने को कहा गया तो चोई आखिरकार उठी और उसे अपने सामने एक जायंट पेड़ दिखा। अपनी कॉफी पीते हुए उसने कहा कि पार्क ने बहुत ही कम टाइम में क्रेजी अमाउंट में प्लांटिंग कर दी है। सारे पेड़ पहले ही पूरी तरह बड़े हो चुके थे और घर के पास वाले उस विशाल पेड़ को देखकर वो दंग रह गई। भेड़िए उसके आसपास घूम रहे थे। उसी वक्त पार्क के सामने सिस्टम विंडोज अपीयर हुई जिनमें भेड़ियों का डेटा दिख रहा था। पार्क उन सबको नाम देने लगा। सिस्टम ने वार्निंग दी कि अगर फ्यूजन के दौरान डायमेंशनल एनर्जी उसकी खुद की एनर्जी से ज्यादा हो गई तो वो अपना आपा खो सकता है। इन्फो चेक करते हुए पार्क ने सोचा कि क्या वो भेड़ियों को लगातार लेवल अप कर सकता है। तभी चोई वहां आ गई और पूछा कि वो क्या कर रहा है।